यह एक ऐसा डंग बीटल बीस्ट है जिससे हर कोई नफरत करता है। एक स्पेसिमेन बन जाना ही इसकी आखिरी किस्मत है। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैंने तय कर लिया कि यह मेरा पहला बीस्ट बनेगा। ये देखकर मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे बेवकूफ समझने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पास सबसे ताकतवर बग मास्टर सिस्टम है। मैं ना सिर्फ हर तरह के इंसेक्ट बीस्ट के साथ अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बल्कि जब भी मैं किसी नए इंसेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे बीस्ट स्पेस में अपने आप उसी प्रजाति की एक मदर बग पैदा हो जाती है। साथ ही मैं अपने पॉइंट्स खर्च करके मदर बग के अंडे सेने की स्पीड बढ़ा सकता हूँ या सीधे अपने बग वॉरियर्स को इवॉल्व कर सकता हूँ। तभी मेरी आंखों के सामने अचानक एक बीस्ट इन्फो पैनल आ गया जिस पर 3 तरह के इंसेक्ट्स की जानकारी साफ साफ लिखी थी। क्लोज कॉम्बैट में माहिर लो लेवल ब्लेड बग्स, डिफेंस संभालने वाले लो लेवल शील्ड बग्स और मेरी सबसे बड़ी ताक टाइगर बीटल्स। मैंने बिना सोचे अपनी उंगली काटी और अपना खून इन तीनों इंसेक्ट्स पर टपका दिया। देखते ही देखते मेरे बीस्ट स्पेस में इन तीनों की मदर बग्स पैदा हो गई। ब्लेड बग और शील्ड बग की मदर हर 3 घंटे में एक बग पैदा कर सकती हैं, जबकि टाइगर बीटल की मदर को 6 घंटे लगते हैं। ये तो साफ है कि टाइगर बीटल की ताक बाकी दोनों से बहुत ज्यादा है। अफसोस अभी मेरे पास प्रोडक्शन तेज करने के लिए कोई पॉइंट्स नहीं बचे हैं। मुझे अभी अभी अपनी ताक मिली थी तो मुझे लगा कि अपने परिवार से थोड़े पैसे मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अचानक एक कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। मैंने देखा कि एक ड्रैगन जिससे जमा देने वाली ठंडक निकल रही थी मेरे चचेरे भाई सू जिए के चारों ओर उड़ रहा था। परिवार के मुखिया सू तियानहू और ताई जी ने मुझे देखकर यूं ही पूछ लिया, सू मिंग, क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया? कौन सा बीस्ट मिला है तुम्हें? मैंने सच सच बता दिया कि मुझे इंसेक्ट बीस्ट्स मिले हैं जिनमें टाइगर बीटल, ब्लेड बग और शील्ड बग शामिल हैं। लेकिन सू तियानहू ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो सू जिए से बोले जिसने अभी अभी ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये लो ड्रैगन ब्लड फ्रूट, ये तुम्हारे आइस विंग ड्रैगन की ब्लड लाइन इवॉल्व करने में मदद करेगा। हो सकता है ये एक असली ड्रैगन में बदल जाए। सू जिए ने बेताबी से वो फल ले लिया। ये देखकर मेरे पिताजी से रहा नहीं गया और उन्होंने सू तियानहू से सवाल किया, क्या सू मिंग आपका पोता नहीं है? आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? सू तियानहू ने नफरत भरी आवाज में जवाब दिया, चंद कीड़े भला क्या उखाड़ लेंगे? इस परिवार के बिना तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार सू खानदान का हिस्सा नहीं हो। सू खानदान के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने माता पिता को तसल्ली दी, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर सू खानदान को हमारी जरूरत नहीं है तो मैं एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर सू खानदान बनाऊंगा। लेकिन अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पिता सू जे पल भर के लिए झिझके, लेकिन फिर उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैंने तुरंत उन पैसों को 10,000 पॉइंट्स में बदल लिया और अपना इंसेक्ट बीस्ट इंटरफेस खोल लिया। मैं स्क्रीन पर आंकड़े देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। मेरे पास अब सिर्फ 10,000 पॉइंट्स ही बचे थे और 3 दिन बाद स्कूल के डंजन ट्रायल में फर्स्ट आने वाले का इनाम 20 लाख की चीज है। सू जिए के उस छोटे आइस विंग ड्रैगन के बारे में सोचकर मुझे लगा कि अगर मेरे पास कीड़ों की गिनती काफी हुई तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। मैंने बिना हिचकिचाहट के हर मदर बग में 3,000 पॉइंट्स डाल दिए, जिससे उनकी प्रोडक्शन स्पीड पूरे 2 घंटे बढ़ गई। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। अब मैं स्कूल के मैदान में खड़ा था और मेरे पास 78 शील्ड बग्स और ब्लेड बग्स थे, साथ ही 25 टाइगर बीटल्स भी। मैं मन ही मन इस ट्रायल में जीतने के चांस कैलकुलेट कर रहा था। तभी सू जिए का चमचा जाओ वो मेरे पास आया और ताना मारते हुए बोला, सुना है कि तुम्हें तुम्हारे खानदान ने लात मारकर निकाल दिया है और तुमने कीड़ों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा दफा होने को कह दिया। जाओ वो गुस्से से दांत पीसने लगा। डंजन के अंदर देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है। उधर स्टेज पर प्रिंसिपल ने रूल्स बताने शुरू किए। डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को 5 लेवल्स में बांटा गया है। येलो जोन में लेवल 1, ग्रीन जोन में लेवल 2, ब्लू जोन में लेवल 3 और रेड जोन में लेवल 4 से लेकर लेवल 5 तक के मॉन्स्टर्स होंगे। फर्स्ट आने वाले को इनाम में ब्लड लाइन प्यूरिफायर मिलेगा, जबकि सेकंड और थर्ड आने वालों को 5-5 लाख कैश। ये सुनते ही मैं चौंक गया। ब्लड लाइन प्यूरिफायर की मार्केट वैल्यू 30 लाख से भी ज्यादा है। इससे स्पिरिट बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी काफी बढ़ सकती है। नक्शा लेने के बाद मैंने डंजन के प्रवेश द्वार में कदम रखा। पलक झपकते ही मैं खुद को एक विशाल घास के मैदान में पाता हूँ और बस एक ही सोच के साथ 40 शील्ड बग और ब्लेड बग तेजी से बाहर निकले और आसपास की जासूसी करने के लिए चारों ओर फैल गए। अचानक लेवल 1 के बड़े कान वाले चूहे ने ब्लेड बग पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी एक शील्ड बग ने तुरंत आगे आकर उसे रोक लिया। 2 ब्लेड बग्स ने अपने ब्लेड चलाए और पलक झपकते ही उस चूहे को 2 टुकड़ों में चीर दिया। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, लेवल 1 का बड़ा कान वाला चूहा मारा गया। 10 एक्सपी मिले और 10 कंजम्पशन पॉइंट भी मिल गए। इनका तालमेल सच में लाजवाब था। तभी मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मैंने अपने सारे ब्लेड बग और शील्ड बग उस घास के मैदान में छोड़ दिए और 1 घंटे से भी कम समय में मेरा लेवल बढ़कर 2 हो गया। बग्स के लेवल अप करने की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था। बिना कुछ सोचे मैं सीधा ग्रीन जोन की तरफ निकल पड़ा। आखिरकार लेवल 2 के 20 एक्सपी देते हैं। लेवल 1 के इलाके में रुके रहने से सिर्फ मेरी रफ्तार ही धीमी होगी। मैंने जैसे ही लेवल 2 के इलाके में कदम रखा, एक खूंखार और बड़े दांतों वाला जंगली सूअर मेरी तरफ झपटा। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे पास भी फटक पाता, मेरी बग्स की सेना ने उसे चीर कर रख दिया। सिर्फ 2 घंटों के अंदर मेरा लेवल एक बार फिर से बढ़ गया।
डंजन में घुसे अभी 3 घंटे भी नहीं हुए थे और मैं लेवल 3 पर पहुंच गया था। ये स्पीड सच में कमाल की थी। मैंने तुरंत फैसला किया और लेवल 2 का इलाका छोड़ दिया और सीधा लेवल 3 के खूंखार बीस्ट वाले इलाके की ओर बढ़ गया। उधर डंजन के बाहर सू तियानहू ने बेताबी से प्रिंसिपल से पूछा, समय पूरा हो गया है, क्या रिजल्ट आ गए? प्रिंसिपल ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत एक कॉल मिलाई। कुछ ही देर में बड़ी स्क्रीन चालू हुई और उस पर एक एक करके नंबर दिखने लगे। पहले नंबर पर था सू मिंग, जिसके 2190 पॉइंट थे। इस हैरान कर देने वाले स्कोर को देखकर प्रिंसिपल भी सन्न रह गए। वहीं सू तियानहू का चेहरा उलझन से भर गया। सू मिंग का स्कोर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए समझाया, मास्टर सू, आखिरकार सू मिंग आप ही के सू परिवार के खून हैं। हालांकि पता नहीं उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन इससे साबित होता है कि उसके अंदर कुछ तो खास बात है। शायद इसीलिए उसने बग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला लिया था। सू तियानहू ने कड़क आवाज में विरोध किया, ये नामुमकिन है। कीड़े मकोड़ों की तुलना एक ड्रैगन से कैसे की जा सकती है? देखते ही देखते 6 घंटे बीत गए। अब मेरा लेवल बढ़कर 5 हो चुका था। मैं डंजन के मुख्य इलाके में घुस गया और कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। हालांकि एक अकेला बग लेवल 5 के बीस्ट का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अब तक मेरे कंजम्पशन पॉइंट 7800 हो चुके थे। मैंने बिना कुछ सोचे टाइगर बीटल पैदा करने की स्पीड बढ़ा दी। पैसे खर्च करने से कहीं ज्यादा आसान था इन बीस्ट को मारकर पॉइंट कमाना। टेस्ट खत्म होने में अभी 3 घंटे बाकी थे और मैंने लेवल 4 के इलाके के सारे बीस्ट का सफाया कर दिया था। मजबूरन मुझे वापस लेवल 3 के इलाके में लौटना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मेरे सामने एक बहुत बड़े आकार का सेबर टूथ टाइगर खड़ा था, जो मुझे घूर रहा था। उसका मालिक झाओ वो भी वहीं बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो खूंखार जानवर मेरी तरफ झपटा। मुझे लड़ाई खींचने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैंने अपने सारे बग्स को लड़ने के लिए छोड़ दिया। पलक झपकते ही उस सेबर टूथ टाइगर को वो लोग ऐसे खा गए कि सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची। ये खौफनाक नजारा देखकर झाओ वो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हगलाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। मैंने बिना किसी भाव के बस अपना हाथ हिलाया और मेरे बग्स तुरंत उस पर भी टूट पड़े। इस मुसीबत को खत्म करने के बाद मैं टेस्ट खत्म होने तक बीस्ट्स का शिकार करता रहा। क्योंकि मैंने सिर्फ निचले दर्जे के बीस्ट्स को मारा था, इसलिए मेरा लेवल अभी भी 6 पर ही अटका था। अचानक एक बेहद ताकतवर ऊर्जा ने मुझे घेर लिया और अगले ही पल मैं डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। सारे बच्चे एक एक करके बाहर आ रहे थे, लेकिन कहीं भी झाओ वो का नाम ओ निशान नहीं था। प्रिंसिपल के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें खींच गईं। हालांकि डंजन में कभी कभार हादसे होते रहते थे, लेकिन झाओ वो का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट तो सेबर टूथ टाइगर है ना। उसने तुरंत अपने लोगों को डंगोन में खोजने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर बाद नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगा दिया गया। अपना नाम सबसे ऊपर देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन तभी सू जिए अचानक जोर से चिल्लाया, मैं दूसरे नंबर पर क्यों हूँ? पहला नंबर तो मेरा होना चाहिए था। उसकी दोस्त ने भी उलझन में हाँ मिलाई। हाँ, बिल्कुल सही। मुख्य इलाके के सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स को किसने मार डाला? भीड़ में से अचानक किसी ने जोर से कहा, मुझे पता है ये किसने किया है, ये सू मिंग है। अचानक हर तरफ फुसफुसाहट होने लगी। क्या उसने सिर्फ कुछ मामूली कीड़े मकोड़ों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तभी प्रिंसिपल ने सबकी बातों को बीच में ही रोक दिया और ऐलान किया कि टॉप 100 बच्चे अपना इनाम लेने आए। प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल ने मुझे खून जैसे लाल रंग की एक बोतल पकड़ाई और कहा, सू मिंग, ये तुम्हारा इनाम है, तुम इसके हकदार हो। अपना इनाम लेकर मैं वहाँ से निकल गया। मैं स्कूल के गेट तक पहुंचा ही था कि सू जी ने पीछे से आकर पूछा, ये ब्लड लाइन प्यूरिफायर तुम मुझे कितने में बेचोगे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, 50 लाख। वो तुरंत गुस्से से चिल्लाया, तुम तो दिन दहाड़े लूट रहे हो, बाजार में इसकी कीमत सिर्फ 30 लाख है। मैंने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब इसकी कीमत 60 लाख हो गई है। अगर तुमने और देर की तो कीमत और बढ़ जाएगी। सू जी ने घबराते हुए मिन्नतें की, अरे नहीं, ठीक है, 60 लाख ही सही। अपने फोन में 60 लाख रुपए आने का मैसेज देखकर मैं मन ही मन खुश हो रहा था। काश मुझे पहले पता होता तो मैं 1 करोड़ मांग लेता। मैंने तुरंत उन पैसों को 60,000 कंजम्पशन पॉइंट्स में बदल लिया। अब मेरे पास कुल 62,600 पॉइंट्स थे। बहुत सोचने के बाद मैंने टाइगर बीटल मदर को इवॉल्व करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने मन में सोचा, इवोल्यूशन के बाद की जानकारी तुरंत सामने आ गई। टाइगर हेड आर्मर बग मदर। 12,000 पॉइंट्स खर्च करने पर टाइगर बीटल के पैदा होने की स्पीड 2 घंटे तक तेज हो सकती है। 18,000 पॉइंट्स खर्च करने पर यह स्पीड 1 घंटे हो जाएगी और 3,000 पॉइंट्स खर्च करने पर टाइगर हेड आर्मर बग के पैदा होने की स्पीड 11 घंटे तक तेज हो जाएगी। 1,50,000 पॉइंट्स खर्च करने पर ये टाइगर डिवोरिंग बग मदर में इवॉल्व हो सकती है। ये सब पूरा करने के बाद मैंने 5 दिन बाद होने वाले नेशनल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। अगर मैं एग्जाम से पहले लेवल 12 तक पहुंच गया तो मेरा चैंपियन बनना पक्का है। घर पहुंचकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने देखा कि सू तियानहू आंगन में इंतजार कर रहा था। उसने बिना किसी भाव के पूछा, क्या तुमने वो ब्लड लाइन प्यूरिफायर 60 लाख में सूजिए को बेच दिया? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, वो खरीदना चाहता था और मैं बेचना, इसमें क्या दिक्कत है? सू तियानहू गुस्से से पैर पटकने लगा। बहुत बढ़िया, मैं भी तो देखूं कि तुम और क्या क्या नाटक कर सकते हो।
पूरा दिन इन कीड़े मकोड़ों के साथ खेलते रहते हो, ये आसमान में भी उड़ने लगे तब भी कीड़े ही रहेंगे। उस बूढ़े के जाने के बाद मैंने अपने माता पिता को शॉर्ट में एग्जाम के बारे में बताया और सो गया। सुबह होते ही मैं तुरंत डंगोन सेंटर पहुंच गया। बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आए, लेवल 5 बिगिनर डंगोन, लेवल 10 इंटरमीडिएट डेजर्ट डंगोन, लेवल 20 एडवांस डंगोन। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इंटरमीडिएट लेवल चुन लिया। पलक झपकते ही मैं एक रेगिस्तान में था। सिस्टम ने बताया कि यह येलो जोन है जहां मॉन्स्टर्स का लेवल 6 से 7 के बीच है। मैंने मन में सोचा और पल भर में 200 से ज्यादा कीड़े बाहर निकल आए। मैंने उन्हें छोटी छोटी टीमों में बांट दिया। 2 शील्ड बग, 2 ब्लेड बग और 1 टाइगर बीटल की एक टीम बनाकर उन्हें शिकार करने के लिए फैला दिया। कुछ ही देर में मेरे दिमाग में जीत का मैसेज आया। लेवल 6 के सैंडक्रैब मॉन्स्टर को मार गिराया। 60 एक्सपीरियंस पॉइंट और 60 कंजम्पशन पॉइंट मिले। तभी अचानक एक लेवल 7 का सैंडक्रैब किंग अपने दर्जनों रक्षकों के साथ सामने आ गया। मैंने तुरंत अपने टाइगर हेड आर्मर बग को बाहर निकाला। वो हवा को चीरते हुए सीधा सैंडक्रैब किंग के सामने जा पहुंचा। सैंडक्रैब किंग के नुकीले डंक ने पीछे से छुपकर वार किया, लेकिन टाइगर आर्मर बग के मजबूत कवच पर बस एक खरोंच ही आई। मैं सच में हैरान था। टाइगर आर्मर बग ने अपने बेहतरीन स्टैट्स के दम पर 2 लेवल के इस फासले को पूरी तरह मिटा दिया था। मैंने बिना सोचे तुरंत उसे खत्म करने का हुक्म दिया। टाइगर आर्मर बग ने सीधा और जोरदार हमला कर दिया और सैंडक्रैब किंग का एक बड़ा सा डंक बेरहमी से उखाड़ फेंका और उसे वहीं ढेर कर दिया। पलक झपकते ही मेरे एक्सपीरियंस और कंजम्पशन पॉइंट्स 140 बढ़ गए। 2 घंटे भी नहीं बीते थे और मैं लेवल 5 से लेवल 6 पर पहुंच गया। हाई लेवल के मॉन्स्टर्स का शिकार करने का इनाम सच में तगड़ा होता है। देखते ही देखते 12 घंटे बीत गए और मेरा लेवल अब 8 हो चुका था। ये डेजर्ट डंगोन लेवल बढ़ाने के लिए एकदम सही जगह है। वहीं दूसरी तरफ सू परिवार की हवेली में सू तियानहू ने सू जिए के हाथ में 3 ड्रैगन ब्लड फ्रूट्स थमाए और बड़ी गंभीरता से कहा, ये बैटल रॉयल बहुत अहम है बेटे। ये 3 फल तुम्हारी आइस विंग ड्रैगन ब्लड लाइन को इवॉल्व करने में मदद करेंगे। सू जिए ने बिना कोई सवाल किए उन फलों को ले लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। मैं सू मिंग से किसी भी हाल में नहीं हारूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं बस उसी डेजर्ट डंगोन में अपना लेवल बढ़ाता रहा। मेरा एक्सपीरियंस लगातार बढ़ता गया और मैं लेवल 12 तक पहुंच गया। मैंने अपने बचे हुए पॉइंट से ब्लेड बग और शील्ड बग को भी इवॉल्व कर लिया था। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मेरी बग आर्मी काफी बड़ी हो चुकी थी। 132 ब्लेड बग्स, 16 टाइगर बीटल्स और 12 जायंट शील्ड बग्स, 12 मैड ब्लेड बग्स और 10 टाइगर आर्मर बग्स। अगली सुबह ठीक 9 बजे नेशनल एग्जाम शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने स्टेज पर खड़े होकर रूल्स बताना शुरू किया। रूल नंबर 1, स्कोरिंग स्मार्ट वॉच और प्रोटेक्शन बॉल। श्याओ श्वान, इस एग्जाम की कुल अवधि 12 घंटे होगी। श्याओ श्वान। रूल नंबर 2, स्कोरिंग स्मार्ट वॉच और प्रोटेक्शन बॉल। श्याओ श्वान, हर कैंडिडेट को एक स्कोरिंग स्मार्ट वॉच और एक प्रोटेक्शन बॉल दी जाएगी। ये प्रोटेक्शन बॉल लेवल 15 से ऊपर के मॉन्स्टर्स के हमलों को 12 घंटे तक रोक सकती है। रूल नंबर 3, पूरे एग्जाम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद मैं डंगोन के एंट्री गेट से अंदर चला गया। मुझे एग्जाम वाले एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। मेरे सामने दूर दूर तक फैली हरी भरी घास थी जहां लो लेवल के मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी स्मार्ट वॉच पर देखा। उस पर मेरा स्कोर 0 दिख रहा था और मेरी रैंकिंग 3248 थी। मैंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपने सारे बग मॉन्स्टर्स को बुला लिया। मैंने 3 शील्ड बग्स, 3 ब्लेड बग्स और 1 टाइगर बीटल को आगे भेजा और सीधा दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसी वक्त डंगोन के बाहर प्रिंसिपल और मेन एग्जामिनर बड़ी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। वो दोनों इतने हैरान थे कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिर्फ आधे घंटे के अंदर स्कोरबोर्ड पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। मैं 2580 पॉइंट्स के साथ सीधे 9वें नंबर पर पहुंच गया था, जबकि सू जिए 36वें नंबर पर था। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स मेरी इस खौफनाक स्पीड को देखकर एकदम पागल हो गए थे और यहाँ मैं मॉन्स्टर्स को मारते मारते डंगोन के एकदम बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी 7 मीटर लंबा और 4 मीटर ऊंचा एक बहुत बड़ा सेबरटूथ टाइगर अचानक मेरे सामने कूद पड़ा। मैंने तुरंत अपना डिटेक्शन सिस्टम ऑन किया। हाई लेवल सेबरटूथ टाइगर, लेवल 12, स्ट्रेंथ 900 और स्पीड 660। मैंने तुरंत अपने 10 टाइगर आर्मर बग्स को बुला लिया और उसे खत्म करने का हुक्म दे दिया। उस टाइगर ने जैसे ही मेरे एक बग को नीचे गिराया, बाकी 9 बग्स ने तूफान की तरह उस पर एक साथ हमला कर दिया। पलक झपकते ही वो विशाल टाइगर सिर्फ हड्डियों के एक ढांचे में बदल गया। ये नजारा देखकर मैं मुस्कुरा उठा। अकेले लड़ना मेरी बग आर्मी की ताकत नहीं है, लेकिन हमारी गिनती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस एक फाइट से मुझे सीधे 2880 पॉइंट्स मिल गए थे। अगले 5 घंटों तक मेरा स्कोर लगातार आसमान छूता रहा और मैं सीधा टॉप 3 में पहुंच गया। बाहर मीटिंग रूम में लिनहुई शहर के सभी बड़े लोग बैठे हुए थे, जिनमें ग्रैंडमास्टर लेवल के 20 टेमर मेयर लुओ हाई भी शामिल थे। जब उन्होंने मुझे एक साथ सैकड़ों मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते देखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। तभी एक प्रिंसिपल ने ताना मारते हुए कहा, इन कीड़ों की भीड़ से लड़ना कोई सही तरीका नहीं है। सू जिए के पाले हुए उस आइस विंग ड्रैगन को ही देख लो। अगर वो एक असली ड्रैगन में बदल गया तो उसकी बस एक सांस की आग इन कीड़ों वाली बीस्ट्स को राख कर देगी। पलक झपकते ही डंजन के अंदर 9 घंटे बीत चुके थे और मेरी रैंकिंग छलांग लगाकर नंबर 1 पर आ गई थी।
मेरा लेवल बढ़कर 13 हो गया था और मेरे कुल रिसोर्स पॉइंट्स 26,900 हो चुके थे। मैंने बिना एक पल सोचे अपने सारे पॉइंट्स टाइगर हेड आर्मर बग्स की पैदाइश तेज करने में लगा दिए। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस बार टॉप पर तो मैं ही रहूंगा। फिर रात घिर आई। मैंने अपनी स्मार्ट वॉच पर स्कोर चेक किया। 97,960 पॉइंट्स के साथ मैं सबसे ऊपर था। रात के वक्त ज्यादातर बीस्ट टीमर्स आराम करना चुनते हैं, लेकिन मैंने अपना स्कोर बढ़ाने के लिए जोन 3 में जाने का फैसला किया। वहाँ के मॉन्स्टर्स 13 लेवल से ऊपर के थे और रात में उनकी ताकत दिन के मुकाबले दोगुनी हो जाती थी। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए 10 टाइगर हेड आर्मर बग्स को अपने पास रखा और बाकी सारी कीड़ों की सेना को टोलियां बनाकर लड़ने भेज दिया। कुछ ही मिनटों बाद मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा। 13 लेवल की शेडो कैट को कामयाबी से मार गिराया। मुझे 390 एक्सपी और रिसोर्स पॉइंट्स मिले। मैंने पास जाकर देखा और पाया कि 70 सेंटीमीटर से भी छोटी उस शेडो कैट की लाश के पास मेरे 1 दर्जन से ज्यादा बग्स के टुकड़े पड़े थे। मैं हैरान रह गया। सिर्फ एक शेडो कैट ने मेरे इतने सारे बग्स को मार गिराया। ये नुकसान वाकई काफी बड़ा था। डंजन के बाहर बैठकर मुकाबला देख रहे मेयर लुओ और बाकी लोग ये नजारा देखकर चौंक उठे। क्या इसने सच में एक शेडो कैट का शिकार कर लिया? रात के वक्त ये खूंखार जानवर बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। बड़े बड़े ड्रैगन भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते हुए जोश में चिल्लाया, सू मिंग पूरे राज्य में टॉप 13 में पहुंच गया है। थोड़ा और जोर लगाया तो शायद ये टॉप 10 में भी अपनी जगह पक्की कर लेगा। आपको तो पता ही है। रात बीत चुकी थी और मैं जोन 1 और जोन 2 के बॉर्डर पर पहुंच चुका था। यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स 14 लेवल से ऊपर के थे। ये जगह असल में राज्य के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों के बच्चों के लिए रिजर्व थी। पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद मेरा स्कोर 1,17,800 तक पहुंच गया था और मेरा लेवल भी बढ़कर 14 हो गया था। मैंने जरा भी आराम नहीं किया और सीधा जोन 1 की तरफ निकल पड़ा। अंदर कदम रखते ही मुझे एक सुरक्षा कवच के अंदर छिपा हुआ यू मिंग हाई नाम का बीस्ट टीमर मिला। उससे पता चला कि आसपास कोई हाई लेवल का डायक्लॉ भालू घूम रहा है। मैंने रास्ता चेक करने के लिए 3 टाइगर हेड आर्मर बग्स को आगे भेजा कि तभी एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। मेरे बग्स का सामना उसी डायक्लॉ भालू से हो गया था। जब तक मैं वहां पहुंचा मेरे 3 टाइगर बग्स मारे जा चुके थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने फौरन 20,000 पॉइंट्स खर्च करके टाइगर हेड बग्स की पैदाइश की स्पीड बढ़ा दी। उधर 5 विशाल शील्ड बग्स उस भालू के हमलों को अपनी ढालों पर झेल रहे थे। पीछे से ब्लेड बग्स उनका साथ दे रहे थे और हमारी असली ताकत टाइगर हेड आर्मर बग्स पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। कई राउंड की खूनी जंग के बाद हमने आखिर उस 15 लेवल के भालू को थका थका कर मार ही डाला। अपने कवच के अंदर से ये सब देख रहा यू मिंग हाई खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, भाई तू तो गजब है। अब परीक्षा खत्म होने में बस आखिरी 4 घंटे बचे थे। उधर सू परिवार की हवेली में सब लोग लाइव टेलीकास्ट घूर रहे थे और ताने मार रहे थे, वो कचरा इंसान, वो भला पहले नंबर पर कैसे टिका रह सकता है? ये बात सुनकर पास ही खड़े सू तियानहू का खून खौल उठा। ये शान तो असल में उनके सू परिवार की होनी चाहिए थी और यहाँ मैं अपनी कीड़ों की फौज को लीड कर रहा था। हम जोन 1 का चप्पा चप्पा छान रहे थे कि अचानक मुझे मेरे ब्लेड और शील्ड बग से खतरे का सिग्नल मिला। जब मैं वहाँ पहुंचा तो देखा कि कोई बेरहमी से उन्हें काट रहा है। क्या कर रहा है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीस्ट्स को मारने की? मेरी कड़कती आवाज सुनकर वो आदमी जो अभी वार करने ही वाला था वही का वही सुनना पड़ गया। क्या तुम्हारी बीस्ट्स ये कीड़े हैं? तुझे कोई दिक्कत है क्या? मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे कीड़ों वाली बीस्ट्स का एक विशाल झुंड आकर खड़ा हो गया। ये खौफनाक नजारा देखकर सामने वाले की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी मेरी और उस लड़के की स्मार्ट वॉच में चीफ एग्जामिनर की आवाज गूंजी, कैंडिडेट हुओ युहाओ को किसी दूसरे की बीस्ट पर बेवजह हमला करते हुए पाया गया है। चूंकि उस बीस्ट के साथ उसका टेमर मौजूद नहीं था, इसलिए कैंडिडेट को परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन पेनल्टी के तौर पर इसके 10,000 पॉइंट्स काटे जाएंगे। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मेरे ब्लेड और शील्ड बग्स तो सिर्फ घायल हुए थे, लेकिन सामने वाले को सीधे 10,000 पॉइंट्स का फटका लग गया था। तुम्हारी तो पहले ही हालत खराब हो चुकी है। अगर कोई ऐतराज है तो परीक्षा के बाद कृपया क्षेत्रीय परीक्षा समिति को अपनी शिकायत दर्ज कर देना। इतना कहकर मैंने अपने कीड़े वाले जानवरों को साथ लिया और वहाँ से निकल गया। मैंने उस हक्के बक्के खड़े हुए युवा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब तक उसे कुछ समझ आता मैं वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। लानत है, हुओ युहाओ ने अपना स्कोर देखा। उसकी रैंक तुरंत 9वें से गिरकर 10वें नंबर पर आ गई। कहीं वो कमीना उन कीड़ों का इस्तेमाल चारे की तरह तो नहीं कर रहा था? खैर जो भी हो, उसके नंबर तो कट ही चुके थे। अब उसे अपना दिमाग शांत करके दोबारा खूंखार जानवरों की तलाश करनी थी। इधर मेरी खतरनाक लड़ाई अभी भी जारी थी। मैंने अपने ब्लेड बग्स और शील्ड बग्स को मोहरे की तरह आगे भेज रखा था ताकि वो जासूसी कर सके। तभी अचानक मेरे कई ब्लेड और शील्ड बग्स एक ही झटके में मारे गए। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। जो भी मेरे इस कॉम्बिनेशन को एक ही वार में खत्म कर सकता है, उस दुश्मन की ताकत यकीनन बहुत ज्यादा होगी। मैं तुरंत अपनी पूरी फौज लेकर उस तरफ निकल पड़ा। वहाँ एक जंगली सूअर जैसा जानवर था जो मेरे जानवरों की लाशों को नोच नोच कर खा रहा था। तभी मेरे सामने सिस्टम का पैनल खुल गया। उस पर लिखा था स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन, प्रजाति का स्तर, सुपरनेचुरल लेवल और उसकी जानकारी। ये ड्रैगन और जंगली सूअर की औलाद है। इसकी रगों में थोड़ा बहुत ड्रैगन का खून भी दौड़ता है। ये पूरी तरह से एक सब ड्रैगन प्रजाति का जानवर है।
सब ड्रैगन, मेरी तो सांस ही अटक गई। अगर सूजिए कि उस आइस विंग ड्रैगन के खून को शुद्ध ना किया जाए तो उसकी हैसियत भी बस इस अर्थ ड्रैगन के बराबर ही होगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई सुपरनैचुरल लेवल का खूंखार जानवर देखा था। अगर मैं इसे मार गिराऊं तो मुझे 9600 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन एक सुपरनैचुरल जानवर के सामने मैंने भी उसे हल्के में नहीं लिया। मैंने अपने सभी टाइगर हेड आर्मर बग्स, क्रेजी ब्लेड बग्स और जॉइंट शील्ड बग्स को मैदान में उतार दिया। उधर मीटिंग रूम में मेरे सामने उस खूंखार जानवर को देखकर एक टीचर चीख पड़ा, सुपरनैचुरल लेवल, सब ड्रैगन प्रजाति का स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन। मेयर लुओ हाई के चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर सू मिंग स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन को हरा दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बहुत सारे जानवर मारे गए तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रिंसिपल यांग जिंग घबराहट में अपने हाथ मलने लगे। इस बीच स्टेट लेवल की रैंकिंग का स्कोर बोर्ड रुक चुका था। परीक्षा खत्म होने से 6 घंटे पहले ही स्कोर चेक करने का सिस्टम बंद कर दिया गया था। अभी बस इतना ही पक्का था कि मैं टॉप 10 में अपनी जगह बना चुका हूँ। इधर डंजन के अंदर उस स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन ने जरा भी देर नहीं की। वो बिजली की तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। अगर उसकी टक्कर मुझे लग जाती तो मेरा वहीं पर मरना तय था, बचने का कोई चांस नहीं। मेरे 12 टाइगर हेड आर्मर बग्स तुरंत आगे आ गए। सिर्फ उनका मजबूत कवच ही इस हमले को रोक सकता था। क्रेजी ब्लेड बग्स और टाइगर आर्मर बग्स, 12 टाइगर हेड आर्मर बग्स ने उस स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन के जोरदार हमले को सीधे सीधे रोक लिया। बाहर जो लोग ये नजारा देख रहे थे वो सब हैरान रह गए। ये टाइगर हेड आर्मर बग्स भला स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन का हमला कैसे झेल सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। मेयर लुओ हाई अचानक हंसने लगे। क्या तुम सब भूल गए? सू मिंग उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके पास 2 टैलेंट होते हैं। उसके पास लीडर का टैलेंट भी है, जिससे वो जितने ज्यादा जानवरों को लीड करेगा उसकी पूरी टीम की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। सू मिंग के पास इस वक्त सैकड़ों कीड़ों की फौज है, जिसकी वजह से उसे एक एक्स्ट्रा पावर मिल रही है। ये सुनकर सबको सारी बात समझ आ गई। मेरी ये 0.3 गुना एक्स्ट्रा पावर और मेरे कीड़ों की भारी तादाद प्रजातियों के बीच के इस फर्क को मिटाने के लिए काफी थी। क्रेजी ब्लेड बग्स, जॉइंट शील्ड बग्स और टाइगर आर्मर बग्स तेजी से लड़ाई में कूद पड़े। भले ही उस स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन की प्रजाति ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हुए हमले के सामने वो पल भर में ही लहूलुहान हो गया। मॉनिटरिंग रूम में बैठी लड़कियां भी आपस में बातें कर रही थी। ये सू मिंग नाम का लड़का सच में बहुत कमाल का है। स्कोर तो ज्यादा है ही, साथ ही वो डटकर मुकाबला भी कर सकता है। उसका अभी का स्कोर शायद पूरे प्रांत में सबसे ऊपर होगा। पता नहीं यार, आखिरी 6 घंटों के लिए प्रांत ने स्कोर छिपा दिए हैं। अभी सिर्फ रीजनल स्कोर ही दिख रहे हैं और अलग अलग रीजन के बीच का भी कुछ अता पता नहीं है। हर साल ऐसा ही होता है, ये तो आम बात है। प्रांत वालों को सस्पेंस बनाने में बड़ा मजा आता है। सच कहूँ तो मुझे भी बड़ी बेताबी से इंतजार है कि ये सू मिंग आखिर पूरे प्रांत में किस रैंक पर आएगा। उधर स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन के शरीर पर हजारों घाव उभर आए और सारा खून बह जाने के बाद वो धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। लेवल 15 के स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन को मार गिराया गया है। एक्सपी 600 और खपत बिंदु भी 600। इस लड़ाई में मेरा नुकसान भी कम नहीं हुआ है। कांटों से चुपकर मेरे 2 टाइगर हेड आर्मर्ड कीड़े मारे गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फायदा भी बहुत बड़ा हुआ है। पूरे 9600 पॉइंट्स। अब मुझे जल्दी से और खूंखार जानवरों का शिकार करना होगा। इस अकेले ड्रैगन को मारने में ही मेरा लगभग 1 घंटा बर्बाद हो गया। मैंने अपनी बची हुई कीड़ों की सेना ली और रीजन 1 में अपनी तलाश तेजी से जारी रखी। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठे। हे भगवान, सू मिंग ने स्टील स्पाइक अर्थ ड्रैगन को मार डाला। ये तो पूरे 9600 पॉइंट्स हैं। सू मिंग का अभी का स्कोर सच में डरा देने वाला है। प्रांत के टॉप 10 में तो उसकी जगह पक्की है। मेयर लुओ हाई ने जोश में खड़े होकर कहा, दोस्तों अब बस आखिरी 2 घंटे बचे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही देर में नतीजे हमारे सामने होंगे। हमारे लिनहुई शहर ने इतिहास का अपना सबसे बेहतरीन स्कोर हासिल किया है। तो चलिए अब डंजन सेंटर चलते हैं और 24 घंटों तक कड़ी मेहनत करने वाले अपने युवा बीस्ट टीम का स्वागत करते हैं। उधर यांग जिंग ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि उनका स्कोर प्रांत के टॉप 10 में बना रहे। तभी 2 प्रिंसिपलों ने उनकी प्रार्थना बीच में ही टोक दी। बस भी करो यार यांग, तुम्हारे स्कूल का सू मिंग पहले से ही कमाल कर रहा है। अब भगवान से मिन्नतें करना छोड़ो। इस स्कोर में अब कोई खास बदलाव नहीं होने वाला। यांग जिंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी मुश्किल से ऐसा होनहार छात्र मिला है यार, तो मुझे उसके और भी अच्छे रैंक के लिए दुआ तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक उसी वक्त पूरे लिनहुई शहर में जश्न का माहौल था। लगभग हर किसी को यकीन हो गया था कि मैंने रीजन में टॉप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सू परिवार की हवेली में सू तियानहू बेजान सा बैठा था, जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा खींच ली हो। मैं कितना बेवकूफ हूँ, सच में बुढ़ा सटिया गया हूँ। पिताजी, क्यों ना हम छोटे भाई और बहन के पास जाकर माफी मांग ले? आखिर वो भी तो आपके ही बच्चे हैं। सू मिंग भी तो हमारे सू परिवार का ही खून है ना। अपने बड़े बेटे की ये बात सुनकर सू तियानहू की आंखों में अचानक से गुस्सा भड़क उठा। ये सब तुम्हारी उस नालायक बीवी के आग में घी डालने की वजह से ही तो हुआ है, वरना क्या आज नौबत यहाँ तक पहुँचती? अगर यूहान के कारण ऐसा ना हुआ होता तो तुम दोनों को मैं धक्के मारकर इस सू परिवार से बाहर निकाल देता। 8 जून को ठीक 12 बजे नेशनल बीस्ट टैमिंग एग्जाम पूरी तरह से खत्म हो गया।
मुझे डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। फाइनल स्कोर लिनहुई की हर गली और चौराहे पर दिखाए जाने लगे। सू मिंग स्कोर 1,68,880। लिनहुई शहर में रैंक 1, 7वें रीजन में रैंक 1, प्रांतीय रैंक छिपाई गई है। लिनहुई शहर में रैंक 1, 7वें रीजन में रैंक 1, प्रांतीय रैंक छिपाई गई है। कई लोग प्रांतीय रैंक छिपी हुई देखकर उत्सुकता से पूछने लगे। सिर्फ पूरे प्रांत के टॉप 50 लोगों के ही स्कोर छिपाए जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे लिनहुई शहर का सू मिंग टॉप 50 में आ गया है? कितने साल बीत गए यार, हमारे लिनहुई शहर से आज तक कोई टॉप 100 में भी नहीं आया। टॉप 50 तो बहुत दूर की बात है। सू मिंग तो कमाल का है। वैसे ये सू मिंग उसी सू परिवार से है ना? सू परिवार हमारे लिनहुई में बीस्ट बेचने वाले बड़े व्यापारियों में से एक है। मैंने सुना था कि जब सू मिंग ने एक कीड़े वाले बीस्ट को अपना साथी चुना था, सू परिवार के मुखिया ने उसे तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था। उनके इसी भेदभाव के कारण सू मिंग ने परिवार ही छोड़ दिया। क्या इस सू परिवार के मुखिया की नजर कैसी है भाई? तो इसका मतलब सू मिंग ने अपने ही दम पर इतनी ताकत हासिल की है। हाँ यार, इसमें सू परिवार का तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखते ही देखते बहुत से लोगों ने सू परिवार के पाले हुए बीस्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। डंजन सेंटर के बाहर सबकी नजरें बस मुझ पर ही टिकी थी। पिछले साल पूरे राज्य का सबसे ज्यादा स्कोर शायद 1,60,000 ही था। कहीं सू मिंग पूरे राज्य में फर्स्ट तो नहीं आ गया? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लिनहुई शहर से कोई पूरे राज्य में फर्स्ट आएगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच में ये तो पागलपन है भाई। 1,60,000 का स्कोर कैसे बना दिया? उधर बेस्तबी से इंतजार कर रहे मेयर लुओ हाई इस वक्त घबराहट में राज्य के अधिकारियों को फोन लगा रहे थे। हेलो, क्या ये पक्का है? क्या वो सच में पूरे राज्य में फर्स्ट आया है? फोन काटते ही लुओ हाई ने अपने अंदर की खुशी और एक्साइटमेंट को बमुश्किल काबू में किया और प्रिंसिपल यांग जिंग और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सू मिंग, जियाओ शुवान कॉमिक्स, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जियाओ शुवान कॉमिक्स वो सिर्फ पूरे राज्य में फर्स्ट ही नहीं आया है, जियाओ शुवान कॉमिक्स बल्कि हमारे हाइदू राज्य के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा स्कोर लाया है। पूरे राज्य में नंबर 1। ये शब्द सुनते ही प्रिंसिपल यांग जिंग के तो जैसे होश उड़ गए और वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। बहुत से लोगों की आंखों में तो खुशी के आंसू छलक पड़े। तभी चीफ एग्जामिनर भी चलते हुए उनके पास आए। मेयर लुओ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका शुक्रिया, आपने भी बहुत मेहनत की है। हमने डंजन के अंदर जाकर बैटलफील्ड की सफाई शुरू कर दी है। काम खत्म होते ही हम लोग सीधे वापस लौट जाएंगे। लुओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे कम से कम आज रात तो रुक जाइए, मेरी तरफ से आप सभी को दावत है। शुक्रिया मेयर साहब, लेकिन हम फौजी आदेश से बंधे हैं, इसलिए यहाँ रुक नहीं सकते। ओह कोई बात नहीं, ठीक है। लुओ हाई ने सबकी तरफ देखा और कहा, बच्चे भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये शानदार खबर पूरे शहर के लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। बच्चे भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये खबर पूरे शहर को पता चल जानी चाहिए। इतना कहकर लुओ हाई धीरे धीरे डंजन सेंटर के गेट से बाहर आए। मेरे प्यारे बच्चों, बीस्ट टाइमिंग का महा एग्जाम अब खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने रिजल्ट से कितने खुश हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, आज से आप सभी एक असली बीस्ट मास्टर बनने की राह पर कदम रख रहे हैं। आगे का सफर बहुत लंबा है। एक छोटी सी हार या जीत से अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करना। आप सभी ने लगातार 24 घंटे तक लड़ाई की है, यकीनन आप बहुत थक गए होंगे। अब घर जाइए और आराम कीजिए और अपनी आगे की कॉलेज लाइफ के लिए खुद को तैयार कीजिए। उनके इतना कहते ही पूरे शहर के लाउडस्पीकर्स पर एक अनाउंसमेंट गूंज उठी। एक बड़ी खुशखबरी सुनिए, नेशनल बीस्ट टाइमिंग का महा एग्जाम अब खत्म हो चुका है। हमारे शहर के केक्सिन बीस्ट मास्टर हाई स्कूल के छात्र सू मिंग ने अपनी जबरदस्त ताकत और मजबूत इरादों के दम पर हमारे हाइदू राज्य में टॉप करके पहला मुकाम हासिल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाइदू राज्य के बीस्ट टाइमिंग एग्जाम का अब तक का सारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, पूरे राज्य में फर्स्ट। ये शब्द सुनते ही थकान से चूर सारे बच्चे फटी की फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। सबकी नजरें मुझ पर गड़ी थी और मैं बस हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ उठाकर उन सब की तरफ वेव किया। तभी डंजन सेंटर के बाहर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मेयर लुओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, छात्र सू मिंग का ये स्कोर हमारे लिनहुई शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। वो हमारे शहर से पूरे राज्य में टॉप करने वाले पहले इंसान हैं। अभी किसी ने मुझे सुझाव दिया है कि इस अचीवमेंट को हमारे शहर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और मुझे भी लगता है कि ये बिल्कुल होना चाहिए। सू मिंग, तुम शायद अभी मुझे ठीक से नहीं जानते। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी आप सभी बहुत थक गए होंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब पहले घर जाकर आराम करें। आगे और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप सभी का इंतजार कर रही हैं। तभी सबको घर ले जाने के लिए बसें वहां आ पहुंची। मैं बस में चढ़ने ही वाला था कि तभी मेयर लुओ हाई की कार ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। सू मिंग, मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उनके इस साफ साफ मिल रहे सम्मान को देखकर मैंने भी मना नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेयर लुओ। और ठीक उसी वक्त मेरे स्टेट टॉपर बनने की खबर सू परिवार के घर पहुंच चुकी थी। सू तियानहू झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए। नहीं, मुझे अभी के अभी जाकर सूझी से मिलना ही होगा। सू मिंग को हमारे परिवार में वापस आना ही होगा। सू तियानहू एक बार फिर झटके से खड़े हुए।
नहीं, मुझे हर हाल में सूजे के पास जाना होगा। सू मिंग को सू परिवार में लौटना ही होगा। इसके लिए चाहे मुझे इस परिवार की जिम्मेदारी सूजे को ही क्यों न सौंपनी पड़े, मुझे मंजूर है। पास खड़े ताऊ जी का चेहरा पल भर में उतर गया। पिताजी, ये कैसे हो सकता है? हमारे रिश्ते उनके साथ इतने खराब हो चुके हैं, आपका अभी वहाँ जाना खुद मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। क्या मतलब? मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना है। हमारी गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पर आकर रुकी। मैं, मेयर लुओ और प्रिंसिपल यांग जिंग, हम तीनों गाड़ी से बाहर निकले। तभी मैंने देखा कि दरवाजे पर एक जानी पहचानी गाड़ी खड़ी थी। ये देखकर मेयर लुओ मुस्कुराए और बोले, सू मिंग, लगता है तुम्हारे शानदार रिजल्ट की खबर तुम्हारे रिश्तेदारों तक पहुंच गई है। वो तो हमसे भी पहले तुम्हें बधाई देने पहुंच गए हैं। मैंने कहा, ये तो सू तियानहू की गाड़ी लग रही है। सू तियानहू का नाम सुनते ही मेयर लुओ थोड़े हैरान रह गए। ओह, तो ये बात है। चलो ठीक है, लगे हाथ उनसे भी मिल लेते हैं। मैं समझ गया था, मेरे रिजल्ट ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मेयर लुओ, प्रिंसिपल सर, कृपया अंदर आइए। जैसे ही मैंने उन दोनों को अंदर बुलाया, मैंने आवाज दी, मम्मी, पापा, देखिए, हमारे शहर के मेयर लुओ और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर आए हैं। वो लोग हमारे घर मिलने आए हैं। ठीक उसी वक्त सू तियानहू भी कमरे से बाहर आ गए। मेयर लुओ को देखते ही वो बोल पड़े, मेयर लुओ। मेयर ने जवाब दिया, अरे सू परिवार के मुखिया, आप ही यहाँ हैं? हम बस सू मिंग को घर छोड़ने आए थे। आइए एक साथ बैठकर बात करते हैं। आप लोगों ने हमारे लिन्हुई शहर को एक बहुत ही होनहार बच्चा दिया है, सच में। पापा ने सभी को बैठने के लिए कहा। फिर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। मेयर बोले, सू साहब, आप पहले आए हैं, जरूर कोई बहुत जरूरी काम होगा, पहले आप ही अपनी बात रखिए। मेयर लुओ ने इस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। सू तियानहू ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि मेयर साहब ने मुझे पहले बोलने का मौका दिया है, तो मैं ही अपनी बात शुरू करता हूँ। आज आप यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात के गवाह बने। मैं, सू तियानहू, लिन्हुई के सू परिवार का मुखिया, आज ये फैसला करता हूँ कि सू परिवार के मुखिया की यह गद्दी मैं अपने दूसरे बेटे सूजे को सौंपता हूँ। ये सुनकर मेरे पापा एकदम सुन्न रह गए। मैंने तुरंत उनकी बात काटी। अरे रुको रुको रुको, मैं और मेरे माता पिता पहले ही सू परिवार से नाता तोड़ चुके हैं। अब आप बुढ़ापे में मेरे पापा को वापस बुलाकर कौन सा मुखिया बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है यहाँ हर कोई आपकी इस गद्दी के लिए मरा जा रहा है? पापा ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मुझे इस मुखिया की गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अगर मुझे ये देना भी चाहें, तब भी मैं इसे हरगिज कबूल नहीं करूंगा। सू तियानहू ने घबराते हुए सफाई दी, सू मिंग, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने दादा से नफरत करते हो, क्योंकि मैंने तब भेदभाव किया था। लेकिन सू परिवार के पास पैसा होने के बावजूद एक 20 टेम को ट्रेनिंग देने में हमारी भी हालत खराब हो जाती थी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने दादा से नफरत करते हो, क्योंकि मैंने तब भेदभाव किया था। लेकिन सू परिवार के पास पैसा होने के बावजूद एक 20 टेम को ट्रेनिंग देने में हमारी भी हालत खराब हो जाती थी। उस वक्त तुम्हारी और यूहान की जो काबिलियत दिख रही थी, सच कहूँ तो मेरे पास यूहान को चुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मम्मी पापा ने मेरी राय जानने के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने ना में सिर हिलाया और कहा, मेरे मम्मी पापा आपसे रिश्ता रखते हैं या नहीं, यह उनका फैसला है, लेकिन मैं अब कभी सू परिवार में लौटकर नहीं आऊंगा। सू यूहान की प्रतिभा और ताकत भी कम नहीं है, आप उसी पर ध्यान दें और उसे अच्छे से निखारें। सू तियानहू ने अपनी बात मन में ही दबा ली और धीरे से उठते हुए कहा, अगर ऐसी बात है सूजे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी समय निकालकर मुझ बूढ़े से मिलने आओगे। मेयर लुओ, प्रिंसिपल यांग, मैं अब चलता हूँ। उसे जाते हुए देखकर, जो अचानक काफी बूढ़ा लग रहा था, लुओ हाय खुद को रोक नहीं पाए और बोले, सू मिंग, तुम अपने परिवार के पास वापस क्यों नहीं जाते? सू परिवार के पास अभी भी काफी पैसा है। माना कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर तुम्हें परिवार का साथ मिल जाए तो तुम्हारी ट्रेनिंग और भी आसान हो जाएगी। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, मेयर साहब, अगर आज मेरा प्रदर्शन बिल्कुल साधारण होता तो भले ही मैं और मेरे माता पिता सू परिवार के आंगन में 3 दिन और 3 रात घुटनों के बल बैठे रहते, वो हमसे मिलने बाहर तक नहीं आते। उन्होंने परिवार की खातिर जो फैसले लिए वो गलत नहीं थे, लेकिन मैं भी उनके लिए खुद को तकलीफ नहीं देना चाहता। लुओ हाय ने सहमति में सिर हिलाया और फिर हंसने लगे। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। सू मिंग के माता पिता, इस बार की बड़ी परीक्षा में सू मिंग ने पूरे राज्य में टॉप किया है और हमारे लिन्हुई शहर का नाम रोशन किया है। मैं लिन्हुई नगर निगम की तरफ से आपको और सू मिंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लुओ हाय अपनी जगह से उठे और झुकने ही वाले थे, तभी पिताजी ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। मेयर लुओ, ये तो सू मिंग का फर्ज था, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। लिन्हुई में बहुत लंबे समय से सू मिंग जैसा बेहतरीन 20 टेम नहीं आया है। सच कहूँ तो आज मैं इतनी जल्दी में सू मिंग के साथ इसलिए आया था ताकि लिन्हुई नगर निगम की तरफ से सू मिंग के लिए लाया गया इनाम उसे सौंप सकूं। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन मन ही मन उत्सुक था कि मेयर साहब मुझे क्या देने वाले हैं। लुओ हाय ने एक लिस्ट निकाली। लिन्हुई शहर का पहला स्टेट टॉपर होने के नाते हम सू मिंग की आगे की ट्रेनिंग का पूरा समर्थन करेंगे। लिन्हुई शहर का पहला स्टेट टॉपर होने के नाते हम सू मिंग की आगे की ट्रेनिंग का पूरा समर्थन करेंगे। नगर निगम की तरफ से सू मिंग को मिलने वाला यह इनाम उम्मीद से कहीं ज्यादा है और इसे तुरंत पास भी कर दिया गया है। नकद इनाम के तौर पर हम सू मिंग को सीधे 3 करोड़ डाक्सिया कॉइन दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए हमने 5 ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन पोर्शन तैयार किए हैं और साथ ही 2 करोड़ की अन्य चीजें भी हैं।
अगर सू मिंग चाहे तो वो इसके बदले सीधे पैसे भी ले सकता है। इसके बाद घर की बात आती है। हमने तियानफू नंबर 1 में आपके लिए एक घर तैयार किया है जो 1000 स्क्वायर मीटर का बड़ा सा फ्लैट है। इन सभी इनामों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास है। तियानफू नंबर 1 पूरे शहर की सबसे सुरक्षित जगह है। वहाँ तुम्हारे माता पिता की सुरक्षा पूरी तरह पक्की रहेगी। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, नगर निगम के इस इनाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके बदले पैसे ही लूंगा। पैसे चाहिए? कोई बात नहीं सू मिंग, मुझे अपने अकाउंट का नंबर दो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। यांग जिंग ने भी आगे आकर कहा, सू मिंग बेटा, हमारे स्कूल की तरफ से तुम्हारे लिए 2 करोड़ का इनाम है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी उसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया प्रिंसिपल सर। मैंने खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार कर लिया। आधे घंटे से भी कम समय में मेरे अकाउंट में पूरे 7 करोड़ रुपए आ चुके थे। लुओ हाई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सू मिंग, वो 5 ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन पोर्शन मैं थोड़ी देर में किसी से भिजवा दूंगा। परीक्षा की वजह से तुम भी काफी थक गए होगे, अब आराम करो। मेयर लुओ, मेरी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। लुओ हाई ने सिर हिलाया। हाँ सच, सू मिंग, तुम्हारे इतने शानदार प्रदर्शन के बाद तुम्हारा नाम पक्का चारों बड़ी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ चुका होगा। तुम्हारे जैसे होनहार छात्र के लिए वे तुम्हें अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त तुम्हें बस शांत रहकर हालात देखने चाहिए। जब तक चारों अकादमियां अपने ऑफर नहीं दे देती तब तक फैसला मत लेना। अच्छा, चारों अकादमियां? तो मेयर लुओ, क्या वे खुद मुझसे मिलने आएंगे? तुम हाइदू प्रांत के टॉपर हो, अगर वे खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आए तो ये बहुत अजीब बात होगी। लुओ हाई ने जोर से हंसते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है कि वे बस 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। तुम्हें भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इंटरनेट पर जाकर थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लो। वैसे तो सब लगभग एक जैसी ही हैं। मुख्य बात तो ये है कि वे तुम्हें क्या ऑफर देते हैं। इंटरनेट पर थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेना। वैसे तो सब लगभग एक जैसी ही हैं। मुख्य बात तो ये है कि वे क्या ऑफर देते हैं। खैर, अभी अभी बड़े इम्तिहान खत्म हुए हैं, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो मैं अब चलता हूँ। यांग जिंग ने भी कहा, सू मिंग, मैं भी चलता हूँ। जब भी वक्त मिले स्कूल का चक्कर जरूर लगाना। ठीक है, अलविदा मेयर लुओ, अलविदा प्रिंसिपल सर। उन दोनों को विदा करने के बाद मॉम डैड मुझे बहुत ही गर्व भरी नजरों से घूर रहे थे। मॉम, डैड, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और अगले ही पल उन दोनों ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरे प्यारे बेटे, तुमने तो हम दोनों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अपने कमरे में वापस आकर मैंने तुरंत उन 7 करोड़ को कंजम्पशन पॉइंट्स में बदल दिया। अब मेरे पास पूरे 72,30,000 पॉइंट्स बचे थे। मैंने टाइगर आर्मर बग मदर को इवॉल्व करने का फैसला किया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, क्या आप 1,50,000 पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं टाइगर आर्मर बग मदर को डेमन टाइगर बग मदर में इवॉल्व करने के लिए? इवोल्यूशन सफल रहा। डेमन टाइगर बग की युद्ध क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा अभी का लक्ष्य ट्रांसेंडेंट लेवल तक पहुंचना है। डेमन टाइगर बग 3,50,000 पॉइंट्स खर्च करके डेमन टाइगर बग मदर को म्यूटेंट आर्मर बग मदर में इवॉल्व किया जा सकता है। इस ट्रांसेंडेंट म्यूटेंट आर्मर बग के पैदा होने की रफ्तार क्या है? म्यूटेंट आर्मर बग के पैदा होने की रफ्तार हर 24 घंटे में एक है। एक ट्रांसेंडेंट लेवल का बीस्ट काफी रहेगा और मेरे पास अभी भी 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स बचे हुए हैं। मैंने आगे पूछा, अगर मैं अपने सारे पॉइंट्स ब्लेड बग के पैदा होने की रफ्तार बढ़ाने में लगा दूं, तो ये रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी? 1,90,800 पॉइंट्स खर्च करने पर ब्लेड बग के पैदा होने की रफ्तार हर 10 मिनट में 1 हो जाएगी। हर 10 मिनट में 1, इसका मतलब एक ही दिन में 144 कीड़े पैदा हो सकते हैं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, मेरी लीडरशिप टैलेंट की ताकत कीड़ों की गिनती बढ़ने के साथ कई गुना बढ़ती जाती है और सबसे निचले स्तर के कीड़े पैदा करने में खर्च भी बहुत कम आता है। रफ्तार भी तेज होती है। मैं अपनी पूरी टैलेंट पावर का इस्तेमाल करने के लिए इनकी भारी गिनती का फायदा उठा सकता हूँ और साथ ही ट्रांसेंडेंट लेवल के म्यूटेंट आर्मर बग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। यही मेरी सबसे बेहतरीन रणनीति होगी। नहाने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और उन चारों अकादमियों की जानकारी खंगालने लगा। ग्रेट सेया बीस्ट टैमिंग अकादमी की पहुंच सबसे मजबूत है, तो हाइदू अकादमी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ग्रेट सेया मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं। ग्रेट सेया अकादमी की पहुंच सबसे मजबूत है। हाइदू अकादमी के पास बेहिसाब पैसा है, तो ग्रेट सेया मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग के बहुत मौके हैं। और पोलर अकादमी सिर्फ पानी और बर्फ वाले बीस्ट्स पर काम करती है, तो पोलर अकादमी को तो सीधी लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। अब बस ये देखना है कि बाकी की अकादमियां मुझे क्या क्या ऑफर देती हैं। और उसी दौरान प्रिंसिपल यांग जिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रिंसिपल यांग, हमने सुना है कि सू मिंग का बीस्ट सबसे निचले दर्जे का बग टाइप बीस्ट है, क्या ये अफवाह सच है? हाँ, ये सच है, यांग जिंग ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन सबसे निचले दर्जे का शब्द जो हमारे पत्रकार दोस्त ने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है। एक बीस्ट टेमर की दुनिया में कोई भी बीस्ट बुरा या कमजोर नहीं होता, बल्कि एक बीस्ट टेमर को उसे सही से संभालना आना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर, मेरा एक सवाल और है, क्या सू मिंग ने कोई अकादमी चुनने का मन बना लिया है? उन चारों में से वो किस अकादमी में दाखिला लेगा? क्या वो हमारी हाइदू अकादमी को चुनेगा? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब सिर्फ सू मिंग के पास है। और वैसे भी मुझे अभी तक चारों अकादमियों के एडमिशन डिपार्टमेंट से कोई खबर नहीं मिली है।
बात पूरी होते ही सेक्रेटरी ने मंच पर आकर उनके कान में कुछ कहा। यांग जिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदले और उन्होंने तुरंत पत्रकारों से कहा, पत्रकार दोस्तों, मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मेरी जगह अब हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और सू मिंग के क्लास टीचर मिस्टर ली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। इसके कुछ ही देर बाद मुझे प्रिंसिपल का फोन आया। सू मिंग, चारों बड़ी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डिपार्टमेंट के टीचर स्कूल आ चुके हैं। क्या तुम उनसे मिलकर देखना चाहोगे कि वो तुम्हें क्या क्या ऑफर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी और किचन की तरफ मुड़कर जोर से कहा, मम्मी पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने बताया है कि चारों बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग आए हैं। मैं जाकर देखता हूँ कि वो मुझे एडमिशन के लिए क्या क्या ऑफर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम जो भी फैसला लोगे, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। स्कूल के मीटिंग रूम में पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्रिंसिपल सर, क्या यही जगह है? मुझे वहाँ देखते ही चारों टीचर्स की आंखें चमक उठी और वो एक साथ अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। यांग जिंग ने तुरंत हल्के नीले रंग की ड्रेस पहने सू यूहान से कहा, यूहान, तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ साइड में जाकर बैठ जाओ। जी सर। सू यूहान की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। यूहान, तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ साइड में जाकर बैठ जाओ। जी सर। सू यूहान की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने मुझे आगे बढ़ाते हुए सबसे मिलवाया। सू मिंग, ये है हाइदू बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झांग यांग। ये है ग्रेट शिया मिलिट्री एकेडमी के प्रोफेसर शू जिंगे और ये है ग्रेट शिया बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो वू। मैंने सिर झुकाकर सम्मान दिया। नमस्ते सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। झांग यांग ने बहुत ही उतावलेपन से कहा, सू मिंग बेटा, हम चारों यहाँ ग्रेट शिया की 4 सबसे ताकतवर यूनिवर्सिटीज की तरफ से आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हम चारों में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को चुन लो। अब तुम किसे चुनते हो ये पूरी तरह से तुम्हारा ही फैसला होगा। तभी जो वू ने अपना हाथ उठाया। सू मिंग, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रिंसिपल यांग से बात की थी कि तुम एक डुअल टैलेंटेड स्टूडेंट हो। हमें जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या तुम भविष्य में सिर्फ इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे? जी हाँ प्रोफेसर जो, क्या आपको इंसेक्ट टाइप बीस्ट से कोई परेशानी है? बाकियों के लिए शायद ये काम ना करे, लेकिन सू मिंग, तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी परेशानी होगी। यांग जिंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, आप चारों मेरी बात सुनिए। सू मिंग शायद आपकी चारों यूनिवर्सिटीज के बारे में इतना नहीं जानता। हम सब यहाँ काफी तजुर्बेकार लोग हैं। वो किस यूनिवर्सिटी में जाएगा ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सू मिंग के लिए सबसे बेहतरीन भविष्य की गारंटी दे सकती है। प्रिंसिपल यांग, आप तो बड़ी सीधी और खरी बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पोलर बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी बात रखता हूँ। लेंग यूई ने मेरी तरफ देखा। सू मिंग, क्या तुम हमारी पोलर बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानते हो? जी, थोड़ा बहुत सुना है। आपकी यूनिवर्सिटी ज्यादातर उत्तरी इलाकों के स्टूडेंट्स को लेती है और वाटर या आइस टाइप के बीस्ट्स पर फोकस करती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेंग यूई ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन ये सिर्फ एक आम नियम है। तुम्हारे जैसे बेमिसाल टैलेंट के लिए हमारी पोलर बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी हमेशा से ही होनहार बच्चों की तलाश में रहती है। हमारे पास पूरे देश का सबसे बड़ा बीस्ट बेस मौजूद है। तुम्हें जिन इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स की जरूरत है वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी तादाद में मिल जाएंगे। मैं फिर बता दूं, हमारे पास देश का सबसे बड़ा बीस्ट बेस है और तुम्हें जो इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स चाहिए वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में काफी हैं। अगर तुम हमारी पोलर बीस्ट टैमिंग यूनिवर्सिटी में आते हो तो हम ये गारंटी देते हैं कि तुम्हें जो पर्सनल गाइड या प्रोफेसर मिलेंगे उनकी ताकत किंग लेवल से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। और अगर तुम हमारे यहाँ आना पक्का करते हो तो हमारी जिदी एकेडमी तुम्हें लॉर्ड लेवल की ताकत वाला एक खास बीस्ट भी देगी और एडमिशन लेते ही तुम्हें एक प्रीमियम ब्लड लाइन प्यूरिफायर भी मिलेगा। एकेडमी में रहने के दौरान हर साल तुम्हें 30 लाख का वजीफा मिलेगा और एडमिशन के वक्त 1 करोड़ रुपए का बोनस। हर साल मिलने वाले संसाधन भी सबसे ऊंचे दर्जे के होंगे। प्रीमियम ब्लड लाइन प्यूरिफायर तुम्हारे बीस्ट की ब्लड लाइन को कम से कम 3 पॉइंट तक शुद्ध कर सकता है। जो वू ने हल्की सी मुस्कान के साथ खड़े होकर कहा, सू मिंग, दाशिया बीस्ट एकेडमी पूरे दाशिया की सबसे बेहतरीन एकेडमी है। इन तीनों के सामने भी मैं पूरे भरोसे के साथ यह बात कह सकता हूँ, हमारी एकेडमी का ट्रेनिंग सिस्टम सबसे लाजवाब है। हमारे डंजन सबसे बेहतरीन हैं और हमारे टीचर्स सबसे ताकतवर। हमारे पास 23 किंग लेवल के टीचर्स हैं जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। अगर तुम हमारी एकेडमी में शामिल होते हो तो हम भी तुम्हें एक किंग लेवल का गाइडेंस टीचर देंगे। तुम्हारा बीस्ट भी जिदी एकेडमी की ही तरह लॉर्ड लेवल का होगा और एडमिशन लेते ही तुम्हें 3 प्रीमियम ब्लड लाइन प्यूरिफायर मिलेंगे। हर साल 30 लाख का वजीफा और एडमिशन के समय 1 करोड़ 30 लाख का एक मुश्त बोनस। हर साल मिलने वाले संसाधन भी एकदम टॉप क्लास होंगे। हे जो वू, मुझे लगा था तुम कुछ बड़ा धमाका करोगे पर तुमने तो रायता फैला दिया। झांग यांग ने खड़े होकर कहा, सू मिंग, हाइदू बीस्ट एकेडमी के नाते मैं कहता हूँ, जो इनके पास है वो हमारे पास भी है और जो इनके पास नहीं है वो भी हमारे पास है। ट्रेनिंग और संसाधनों के मामले में जो कुछ ये दे रहे हैं वो हम भी दे सकते हैं। एडमिशन लेते ही तुम्हें 4 प्रीमियम ब्लड लाइन प्यूरिफायर मिलेंगे और इसके अलावा हमारा सालाना वजीफा 50 लाख है और एडमिशन पर सीधा 2 करोड़ का एक मुश्त बोनस।
हर साल मिलने वाले संसाधन भी सबसे प्रीमियम होंगे। तभी दाशिया मिलिट्री एकेडमी के शू जिंगे ने खड़े होकर कहा, सू मिंग, दाशिया मिलिट्री एकेडमी तुम्हें हाइडू की तरह इतने सारे वादे तो नहीं कर सकती। हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वही सब दे सकते हैं जो जदी बीस्ट एकेडमी ने ऑफर किया है, लेकिन हाँ, हम तुम्हें 3 प्रीमियम ब्लडलाइन प्यूरिफायर जरूर दे सकते हैं। दाशिया मिलिट्री एकेडमी में शामिल होने पर एडमिशन लेते ही तुम्हें सीधे मेजर की रैंक मिल जाएगी। और क्योंकि तुम एक बग टेमर हो, हमारी एकेडमी में एक किंग लेवल के 20 टेमर हैं। उनके पास एक ऐसा बग बीस्ट है जिसके स्टेट्स किंग लेवल के हैं और वो अब तक का सबसे ताकतवर बग बीस्ट माना जाता है और उनके इस बग बीस्ट को टेम किया जा सकता है। ये बात सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। किंग लेवल के स्टेट्स, अगर मैं इसके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे कितने सारे कंजम्पशन पॉइंट्स बच जाएंगे। अरे ओल्ड शू, बच्चे को बेवकूफ मत बनाओ। सू मिंग अभी बीस्ट टेमर बना है, उसे इन सब का पता नहीं है। एक किंग लेवल बीस्ट को ब्रीड करना कितना मुश्किल होता है और भला वो अपना किंग लेवल बीस्ट सू मिंग को क्यों देंगे। तुम जिसकी बात कर रहे हो उसे मैं भी जानता हूँ, जियो याओ किंग ची शुवान थेन। उस आदमी का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है और वो बेहद जिद्दी है। अगर सू मिंग उनका शागिर्द बनना भी चाहेगा ना, तो जरूरी नहीं कि वो उसे अपनाएंगे। झांग यांग ने बिना किसी झिझक के शू जिंगे की बात काट दी। शू जिंगे ने भी बात को घुमाए बिना सीधे सीधे कहा, सू मिंग, जहाँ मौका होता है वहाँ खतरा भी होता है। एक किंग लेवल बीस्ट का लालच बहुत बड़ा है। अब ये तुम पर है कि तुम्हारे अंदर इतना जिगरा है या नहीं। एक किंग लेवल बीस्ट का लालच भला कौन छोड़ सकता है। ठीक है, मैं दाशिया मिलिट्री एकेडमी को चुनता हूँ। मेरे इतना कहते ही शू जिंगे तुरंत मेरे सामने आ गए और पहले से तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने खड़े होकर बाकी तीनों की तरफ देखा और कहा, बाकी सभी एकेडमी के इस प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो इस किंग लेवल बीस्ट ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। इसमें खतरा तो जरूर है, लेकिन मैं ये खतरा उठाना चाहता हूँ। मेरे साइन करते ही शू जिंगे ने राहत की सांस ली। सू मिंग, दाशिया मिलिट्री एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है, एक दाशिया सैनिक के रूप में। मेरे साइन करते ही शू जिंगे ने राहत की सांस ली। सू मिंग, दाशिया मिलिट्री एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है, एक दाशिया सैनिक के रूप में। शुक्रिया, माफ कीजिएगा, क्लासेस कब से शुरू होंगी। 1 हफ्ते बाद। हम 1 हफ्ते के अंदर एडमिशन का काम पूरा कर लेंगे और स्कूल आपको ले जाने के लिए फाइटर जेट्स भेजेगा। ओह ठीक है। बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी उन्हें याद आया कि पास में सू युहान भी खड़ी है। झांग यांग ने तुरंत पीछे मुड़कर कहा, सू युहान, क्या तुम हाइडू एकेडमी में शामिल होना चाहोगी। हाइडू तुम्हें हर साल 20 लाख का अलाउंस दे सकता है और एडमिशन के बाद तुम्हें एक मिड लेवल ब्लड लाइन सीरम भी मिलेगा, जिससे तुम्हारी ब्लड लाइन कम से कम 1 लेवल तक तो प्यूरिफाई हो ही जाएगी। लेंग यू ने भी बीच में बोलते हुए कहा, सू युहान, तुम्हारा बीस्ट एक आइस विंग ड्रैगन है ना। वो हमारी पोलर बीस्ट टैमिंग एकेडमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और हमारी एकेडमी के टीचर्स भी तुम्हारे लिए बहुत सही रहेंगे। ये सारे बेहतरीन ऑफर्स सुनकर सू युहान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ तौर पर एक गहरी निराशा झलक रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे और उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। घर वापस पहुंचने पर मम्मी पापा खाने पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। अरे मेरा बेटा आ गया, जा जल्दी से हाथ धो ले, फिर खाना खाते हैं। हाँ मम्मी, अभी आया। डाइनिंग टेबल पर मेरी पसंद का ही सारा खाना लगा हुआ था। मेरे बैठते ही पापा से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, तो कैसा रहा बेटा। कुछ डिसाइड किया कि कौन सी एकेडमी में जाना है। हाँ पापा, कर लिया। ग्रेट या मिलिट्री एकेडमी। क्या मिलिट्री एकेडमी। ये सुनते ही मम्मी पापा के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। मैं उनकी चिंता समझ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि बाकी एकेडमी के मुकाबले मिलिट्री एकेडमी में लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी और खतरा भी ज्यादा होगा, लेकिन सच कहूँ तो इसी वजह से मैंने इसे चुना है। और हाँ, मेरे एकेडमी जाने के बाद आप लोग भी जल्दी से तियानफू यिपिन में शिफ्ट हो जाइएगा। वो जगह यहाँ से कहीं ज्यादा सेफ है। बदमाश लड़का, अभी तू गया भी नहीं है और अभी से हमारी चिंता करने लगा। तू हमारी टेंशन मत ले, मैं तेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं रोजाना डंजन सेंटर जाकर ट्रेनिंग करता रहा। 1 हफ्ते के अंदर मेरा लेवल 15 से बढ़कर 17 हो गया। लेकिन लेवल जितना ज्यादा होता है उसे अपग्रेड करना उतना ही मुश्किल होता है। इसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। मेरा लेवल 15 से बढ़कर 17 हो गया था। लेवल जितना ज्यादा होता है अपग्रेड करना उतना ही मुश्किल होता है और इसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। इसी बीच मुझे पता चला कि सू युहान ने पोलर बीस्ट टैमिंग एकेडमी को चुन लिया है। उन्होंने उसे एक ऐसा मेंटर देने का वादा किया है जिसके पास पहले से ही एक आइस एट्रीब्यूट ड्रैगन बीस्ट है। 7वें दिन मिलिट्री एकेडमी ने हमें ले जाने के लिए एक बड़ा सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा। क्योंकि मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मुझे अकेले ही शटल बस से जाना पड़ा। हेलो, क्या आप सू मिंग हैं? प्लीज अंदर आ जाइए। लिनहई शहर से सिर्फ आप ही अकेले हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पलटकर वेटिंग हॉल की तरफ देखा। मम्मी पापा अभी भी वहीं खड़े मुझे देख रहे थे। क्या हमें बाकी स्टूडेंट्स को लेने किसी और जगह भी जाना है? नहीं, हमें हाइडू प्रोविंस के सभी स्टूडेंट्स को पिक करने की जिम्मेदारी मिली थी और लिनहई हमारा आखिरी स्टॉप है। एयरक्राफ्ट के अंदर जाते ही मुझे अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे भाई इधर आओ। मैंने पास जाकर देखा तो वो वही लड़का था जो फाइनल एग्जाम के दौरान प्रोटेक्शन शील्ड में फंस गया था।
तुम हुआतियान बीस्ट टामिंग हाई स्कूल के यू मेंगहाई हो ना? यू मेंगहाई ने थोड़ी झेपते हुए अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए बोला, यार मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन जिससे मेरी मुलाकात हुई थी वो हमारे पूरे प्रोविंस का टॉपर निकलेगा। मैंने अपनी सीट पर बैठते हुए हैरानी से उससे पूछा, तुम टॉप 4 एकेडमीज में कैसे आ गए? तुम तो एग्जाम खत्म होने से कई घंटे पहले ही उस शील्ड में फंस गए थे ना? हाँ यार, किस्मत ही खराब थी मेरी। पूरे प्रोविंस में मेरी रैंक 1300 के पार चली गई थी। किस्मत अच्छी थी, मेरे पिताजी भी कभी इसी मिलिट्री एकेडमी से पढ़े थे। उन्होंने थोड़ी जान पहचान लगाई। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिलना यू मेंगहाई के परिवार की पहुंच सच में कोई मामूली बात नहीं है। लगभग 6 घंटे बाद ट्रांसपोर्ट प्लेन लैंड हुआ। खिड़की के बाहर ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को छू रही थी। तभी केबिन में एक अनाउंसमेंट गूंजी, ग्रेट शिया मिलिट्री एकेडमी के सभी नए छात्रों का ग्रेट शिया मिलिट्री एकेडमी में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बीस्ट टेमर्स इस एकेडमी से बहुत कुछ सीखेंगे। मॉन्स्टर्स का अभी तक पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी बीस्ट टेमर्स को अभी कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारी आज की उड़ान यही समाप्त होती है। दरवाजा खुलने के बाद कृपया लाइन से नीचे उतरें। एकेडमी ने आपके लिए गाड़ियों का इंतजाम कर दिया है जो आप सभी को मेन कैंपस तक ले जाएंगी। प्लेन से उतरने के बाद मैंने गिनती की, हाइडू शहर से मुझे मिलाकर सिर्फ 133 छात्रों का ही सिलेक्शन हुआ था। बस मेन कैंपस पहुंची, यू मेंगहाई ने मुझे कोहनी मारी। सुमिंग, क्या इस एकेडमी में तुम्हारी किसी से जान पहचान है? नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो फिर वो आदमी तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? उसके इशारे की तरफ देखते हुए मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी एक बोर्ड पकड़े खड़ा है और उस बोर्ड पर सुमिंग लिखा था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें पहले कभी देखा है। मैं उनके पास गया और पूछा, नमस्ते, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? वो आदमी दिखने में तो हैंडसम था, पर उसके बाल और कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे। उसने सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सुमिंग हो? हाँ, मैं ही सुमिंग हूँ, हाइडू स्टेट का टॉपर। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने तुरंत वो बोर्ड कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मेरे साथ चलो। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। सीनियर, मैं आपको नहीं जानता, आपको मुझसे क्या काम है? वो हैरानी से पलटा, अरे मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। तुम इस एकेडमी में मुझे ही तो अपना गुरु बनाने आए हो, है ना? आपको अपना गुरु? मैं एक पल के लिए सुनने रह गया। अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने खुशी से चौंकते हुए कहा, क्या आप वही किंग शियाओ हैं? बिल्कुल, तो क्या अब तुम मेरे साथ चल सकते हो? लेकिन अभी तक तो मेरा एडमिशन प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ है। अरे वो सब एकेडमी के लोग अपने आप संभाल लेंगे। अब तुम एकेडमी आ ही गए हो तो सीधा अपनी ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी करो। मैं तो हक्का बक्का रह गया, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन चूंकि मैं उन्हें ही अपना मेंटर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने पीछे मुड़कर यू मेंगहाई से कहा, मेरे भाई यू, मैं अभी अपने मेंटर के साथ जा रहा हूँ, कोई बात हो तो फोन पर बताना। यू मेंगहाई मुझे जाते हुए देखता रहा और खुद से बुदबुदाया, क्या स्टेट टॉपर होने का यही फायदा है? अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ और इसे किंग लेवल का मेंटर मिल गया। रास्ते में ची शुवानतियन ने ही पहले बात शुरू की, तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, सर मेरे पास सच में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पूछना शुरू कहाँ से करूँ। मैंने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, सर मेरे पास सच में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पूछना शुरू कहाँ से करूँ। ठीक है, तो पहले मैं ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ची शुवानतियन है और जिसे तुम किंग शियाओ कहते हो वो मैं ही हूँ। मेरे इस नाम की तरह ही मेरा स्वभाव भी काफी आजाद और बेफिक्र सा है, बिल्कुल आज की ही तरह। मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिली थी और मैंने मन बना लिया था कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगा, इसलिए तुम्हारे मुझे ढूंढने का इंतजार करने से बेहतर था कि मैं खुद आकर तुम्हें ढूंढ लूं। इससे बीच का फालतू समय बच गया। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए पूछा, सर आप तो मुझे सीधा अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरी बाकी की क्लासेज का क्या होगा? मेरे पास तो अभी तक स्टूडेंट ID कार्ड वगैरह भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतजाम करवा दिया है। और रही बात तुम्हारी क्लास की, मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो भी क्लास तय करूंगा तुम्हें वही करनी होगी। क्या यहाँ ऐसी कोई क्लास नहीं होती जहाँ दर्जनों बच्चे एक साथ पढ़ते हों? ये सुनकर क्यूई जुवानटियन अचानक रुक गए और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। सुमिंग, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम इस एकेडमी में खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आए हो। तुम यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आए हो। दर्जनों बच्चों के साथ भीड़ में बैठकर क्लास लेने का क्या ही मतलब है? ओह तो ये बात है। लेकिन सर, मैंने सुना है कि हमारी एकेडमी में पॉइंट सिस्टम चलता है, आखिर ये सिस्टम है क्या? हाँ, ये सच में काफी जरूरी बात है। एकेडमी के अंदर ये पॉइंट्स ही तुम्हारे लिए पैसों का काम करेंगे। यहाँ एकेडमी में असली पैसों की कोई खास अहमियत नहीं है। अगर तुम पॉइंट्स कमाना चाहते हो तो तुम खूंखार मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकते हो या एकेडमी की तरफ से दिए गए मिशन पूरे कर सकते हो, और फिर इन पॉइंट्स के बदले में तुम एकेडमी से जरूरी चीजें और संसाधन ले सकते हो। अच्छा तो ये बात है। सच कहूँ तो इस एकेडमी में तुम्हें बस इस पॉइंट सिस्टम को समझने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जो क्लास मैं तुम्हारे लिए तय करूँ उसे वक्त पर पूरा करो। जल्द ही हम एक गोल गुंबद वाली इमारत के सामने पहुंच गए जिस पर लिखा था मिशन बिल्डिंग। सर यहाँ क्या करने आए हैं? एक मिशन लेने। क्यूई जुवानटियन मुझे एक मशीन के पास ले गए। मुझे डीमन टावर का एक मिशन चाहिए।
ठीक है, कृपया अपना स्टूडेंट नंबर दर्ज करें। क्यू इजोवांटियन मुझे एक मशीन के पास ले गए। मुझे डीमन टावर का एक मिशन चाहिए। ठीक है, कृपया अपना स्टूडेंट नंबर दर्ज करें। क्यू इजोवांटियन ने पीछे मुड़कर मुझसे मेरा स्टूडेंट नंबर पूछा। लेकिन सर, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ, मुझे अपना नंबर नहीं पता। फिर क्यू इजोवांटियन ने किसी को फोन किया और मेरा स्टूडेंट नंबर पता लगाया। नंबर डालने के बाद मशीन से आवाज आई, बधाई हो सू मिंग, आपको डीमन टावर का मिशन कामयाबी के साथ मिल गया है। मिशन पूरा होने पर पॉइंट्स तुरंत आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे। मिशन के लिए शुभकामनाएं। चलो अब हम चलते हैं, क्यू इजोवांटियन ने आगे कहा। सू मिंग, अब से तुम जो कुछ भी करने का सोचो, सबसे पहले ये चेक कर लेना कि उससे जुड़ा कोई मिशन है या नहीं। अगर तुम अपने काम के साथ साथ कोई मिशन भी पूरा कर लोगे तो तुम्हें उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब तुम्हारा सीनियर तुम्हारे एडमिशन का काम पूरा कर देगा, उसके बाद तुम ऑनलाइन ही मिशन ले सकोगे। फिर तुम्हें बार बार मिशन सेंटर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, आखिर ये डीमन टावर का मिशन है क्या? ये एक डंजन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट्स की असली ताकत का इम्तिहान होता है। और इस मिशन का नियम ये है कि तुम जितना ऊपर चढ़ोगे तुम्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सर, इसका मतलब आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? आप देखना चाहते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ, है ना? तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो। मैं आखिर एक किंग लेवल 20 टेमर हूँ। भले ही तुम स्टेट टॉपर हो, लेकिन असली मैदान में तुम कितना टेक पाते हो ये डीमन टावर का एक चक्कर लगाने के बाद ही पता चलेगा। ग्रेट शिया मिलिट्री एकेडमी के डंजन सेंटर में 100 से ज्यादा रास्ते हैं। सू मिंग, डीमन टावर में मुश्किल का लेवल फाइटर की उम्र के हिसाब से तय होता है। तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो, इसलिए तुम्हारे लिए लेवल भी 18 साल की उम्र वाला ही होगा। सर, डीमन टावर में जैसे जैसे मंजिलें बढ़ती हैं तो मुश्किल भी बढ़ती जाती होगी, है ना? इनमें से कोई भी एक रास्ता चुन लो। तुम्हें मिशन मिल चुका है, बस सीधे अपना स्टूडेंट नंबर डाल दो। डंजन का दरवाजा खुल जाएगा और तुम्हें सीधा वहीं भेज देगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। मैंने अपना स्टूडेंट नंबर डाल दिया और बिना पीछे मुड़े सीधा अंदर चला गया। फिर क्यू इजोवांटियन एक शांत और खाली जगह देखकर बैठ गए और सामने चल रहे डेटा पैनल को देखने लगे। बच्चों, चलो देखता हूँ कि तुम जैसे पैदाइशी बग टेमर में जिसके इतने चर्चे हैं आखिर कितनी ताकत है। चक्कर आने के बाद एक बीप की आवाज आई। आईडी नंबर 1213899527, डेमन टावर में आपका स्वागत है। लेवल 1 का बड़े कानों वाला एक खरगोश उछलकर बाहर आया, जिसे मैंने एक ही झटके में मार गिराया। मुझे लेवल 30 तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगे और अब इन खूंखार राक्षसों का लेवल भी 10 तक पहुंच चुका था। मैंने देखा कि इन्हें मारने पर मुझे कोई एक्सपी या एनर्जी पॉइंट नहीं मिल रहा था। ये तो बस ताकत आजमाने के लिए एक सेफ डंजन था। डंजन सेंटर के बाहर एक हैंडसम लड़का ची श्वानथियन के पास आकर बैठ गया। सर, जूनियर भाई का सारा काम सेट हो गया है। जूनियर भाई अब किस मंजिल पर पहुंच गया है? 10 मिनट में 30 मंजिल। इसकी रफ्तार तो बिल्कुल आपके पिछले साल जैसी ही है। वेंग जूशिंग मुस्कुराया। सर, 18 साल वालों के लिए शुरुआत में वैसे भी कोई खास मुश्किल नहीं होती। असली ताकत का पता तो 50वीं मंजिल के बाद ही चलता है और देखते ही देखते मैंने 50वीं मंजिल पार कर ली। 15 लेवल के सुपर पावरफुल राक्षसों का सामना करते हुए अब मेरी कीड़ों की सेना की गिनती 1500 के पार जा चुकी थी। मेरे पास 7 बख्तरबंद कीड़े थे जिनकी ताकत 10 गुना तक बढ़ चुकी थी। मेरे 17 लेवल के साथ मिलकर वो दुश्मनों को एक ही झटके में ढेर कर रहे थे। पलक झपकते ही मैं 60वीं मंजिल पर पहुंच गया। ची श्वानथियन हंसने लगा। आधे घंटे में 60 मंजिल? तुमने उस वक्त कितना समय लिया था? 1.5 घंटा। वेंग जूशिंग ने हैरानी से कहा, ये तो नामुमकिन है। 50वीं मंजिल के राक्षस लेवल 15 के होते हैं और वो भी सुपर पावरफुल प्रजाति के। जूनियर भाई इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे जूनियर भाई का लेवल बताया था? शायद नहीं। जूनियर भाई अभी किस लेवल पर है? लेवल 17। वेंग जूशिंग ने अचरज में गहरी सांस ली। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उस साल इस समय तक सिर्फ लेवल 15 पर ही था। जूनियर भाई अभी किस लेवल पर है? लेवल 17। वेंग जूशिंग ने अचरज में एक गहरी सांस ली। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उस साल इस समय तक सिर्फ लेवल 15 पर ही था। उसने ये कैसे किया? इसी को तो फर्क कहते हैं। तुम्हारा जूनियर भाई पूरे स्टेट का टॉपर है और वो भी हाइदू प्रांत का टॉपर। वेंग जूशिंग की आंखें खुल गईं। बात तो सही है, मेरा जूनियर भाई टॉपर जो है उसका मुझसे बेहतर होना तो लाजिमी है। उधर मेरी रफ्तार में अब भी कोई कमी नहीं आई थी। देखते ही देखते मैंने 70वीं मंजिल पार कर ली और इससे मेरा आईडी नंबर सीधे रिकॉर्ड बोर्ड के पहले नंबर पर आ गया। ये देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। बिना नाम वाला ये कौन है? सिर्फ आईडी नंबर वाला यह इंसान कौन है? 1 घंटे से भी कम समय में 70वीं मंजिल पर पहुंच गया। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। 73वीं मंजिल। 18 साल वालों के लिए 73वीं मंजिल का क्या मतलब है? कोई जानता है क्या? लेवल 18 के सुपर पावरफुल राक्षस। भीड़ हैरानी से चिल्ला उठी। मजाक कर रहे हो क्या? यह इंसान है या कोई मॉन्स्टर? मेरी रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन मैं अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था। वेंग जूशिंग जोश में आ गया। सर, जूनियर भाई तो बहुत ही खतरनाक है। 2 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद मैं 83वीं मंजिल पर पहुंच गया। अपने सामने 19 लेवल के सुपर पावरफुल फ्लेम डेमन ऐप को देखते हुए मुझे अब दबाव महसूस होने लगा था। मेरे टैलेंट बूस्ट और बख्तरबंद कीड़ों के तालमेल से थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन मैंने उसे भी निपटा दिया। मुझे लगा कि यह सफर अब बस खत्म ही होने वाला है। अगली मंजिल पर 19 लेवल का सुपर पावरफुल रॉक ड्रैगन बीस्ट था।
जिनके अंदर ड्रैगन का खून होता है उनकी ताकत हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन लेवल 19 भी मुझ पर कोई खास दबाव नहीं डाल सका। उधर बाहर खड़ी भीड़ का अचरज बढ़ता ही जा रहा था। इस नए लड़के की लिमिट आखिर है कहाँ? ये तो हद ही हो गई है। ये पक्का कोई टॉपर ही होगा। जरा पता करो कि इस साल हमने कितने टॉपर्स का एडमिशन लिया है। शायद तब पता चल जाए कि यह कौन है। वेंग जूशिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सर, आप तो बस जूनियर भाई की ताकत का टेस्ट लेना चाहते थे ना? सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, है ना? ची शुआन थिएन ने बहुत ही शांति से कहा, तुम्हारी ये ताकत उन बातों के बिल्कुल लायक है जो उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताई थी। गुरुजी, तो क्या आपका गोल्डन हॉर्न डेमन बग जल्द ही ब्रीड करने वाला है? ची शुआन थिएन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? किंग लेवल बीस्ट का ब्रीड करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी अभी अगर तुम्हारे छोटे भाई को किंग लेवल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को दे भी दिया तो वो उसे संभाल ही नहीं पाएगा। 3 घंटे बीत गए। मेरी कीड़ों की सेना ने लड़ने की ताकत खो दी। कैंडिडेट नंबर 12138952 बधाई हो, आप 91 फ्लोर तक पहुंच गए हैं। हमें आपके अगले चैलेंज का इंतजार रहेगा। मैं टेलीपोर्टेशन एरिया से बाहर निकला तो देखा कि बाहर निकलने का रास्ता लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। दोस्त, क्या तुम इस साल के नए स्टूडेंट हो? मैं एकदम सुनने रह गया। क्या अभी तुम ही डेमन सेपरेशन टावर में लड़ रहे थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी मेरे आसपास के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? जूनियर, तुम्हें पता भी है कि तुम अभी कौन से फ्लोर तक पहुंच गए थे? 91 फ्लोर तक। पर क्या ये कोई अजीब बात है? सामने वाले ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम एक नए स्टूडेंट हो। तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। तुमने तो हमारे स्कूल के बनने से लेकर अब तक का नए स्टूडेंट का डेमन सेपरेशन टावर में सबसे अच्छा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मुझे अपने गुरुजी को ढूंढने की जल्दी थी, इसलिए मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। मैं भीड़ को चीरते हुए अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, मैं बस 91 फ्लोर तक ही जा पाया। उसके बाद मुझसे और नहीं लड़ा गया। छोटे भाई, तुम्हारा ये स्कोर बहुत ही जबरदस्त है। ये मत भूलो कि तुमने अभी अभी तो एडमिशन लिया है। पास खड़े वेंग जुओशेंग ने तुरंत मेरी तारीफ की। ची शुआन थिएन ने परिचय करवाते हुए कहा, सू मिंग, ये तुम्हारा सीनियर है। इसका नाम वेंग जुओशेंग है। ये अभी 2nd ईयर में है। हेलो छोटे भाई, हमारी पहली ही मुलाकात में तुमने मुझे सच में चौंका कर रख दिया। जब मैं तुम्हारी जगह था तब मैं सिर्फ 80 फ्लोर तक ही जा पाया था। ची शुआन थिएन ने बीच में टोकते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, ये बात करने की सही जगह नहीं है। ची शुआन थिएन ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, ये बात करने की सही जगह नहीं है। आसपास खड़े लोगों को अचानक समझ में आ गया, अच्छा तो ये शियाओ याओ किंग का नया स्टूडेंट है। शियाओ याओ किंग की ताकत हमारी मिलिट्री एकेडमी के किंग लेवल के लोगों में भी सबसे ताकतवर है। वो इतने महान हैं, तो जाहिर है कि वो चुन चुन कर सबसे बेहतरीन स्टूडेंट ही लेंगे। शियाओ याओ किंग की हवेली के पवेलियन में ची शुआन थिएन ने कहा, सू मिंग, आज डेमन सेपरेशन टावर में तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारी ताकत सच में बहुत बढ़िया है। इस साल पूरे देश में आए सभी नए स्टूडेंट्स के बीच तुम्हारी ताकत टॉप 3 में आने के लेवल की है। गुरुजी, आप छोटे भाई की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं? मेरे टाइम पर तो आपने मुझे सिर्फ टॉप 50 के लायक बताया था। वेंग जुओशेंग ने थोड़े चित्ते हुए कहा, अब जल्दी से वो सामान अपने छोटे भाई को दो जो तुम लेकर आए हो। वेंग जुओशेंग ने एक ट्रांसपेरेंट बैग बाहर निकाला। छोटे भाई, इसके अंदर तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड है, हॉस्टल के कमरे का कार्ड है और एक स्टूडेंट मैनुअल बुक भी है। तुम्हारा हॉस्टल ए ब्लॉक के कमरा नंबर 71 में है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए चुना है। और हाँ, जब मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा रहा था तो वहाँ के इंचार्ज ने कहा था कि स्कूल ने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वो अब तुम्हें मिल सकता है। तुम्हें बीस्ट और ब्लड लाइन प्यूरिफायर लेने के लिए खुद ट्रेजरी जाना पड़ेगा। शुक्रिया सीनियर, मैंने हाँ में सिर हिलाया। अभी मैं 20 लेवल तक भी नहीं पहुंचा हूँ, तो एक लॉर्ड लेवल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के सफल होने के चांस बहुत कम हैं। ची शुआन थिएन ने कहा, सू मिंग, क्योंकि तुमने मुझे अपना मेंटोर चुना है तो अब से मैं भी तुम्हें पूरे दिल से सिखाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे मुझे चुनने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पूरे दाशिया में सिर्फ मेरे पास ही किंग लेवल का बीस्ट गोल्डन हॉर्न डीमन बग है। तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बीस्ट मास्टर्स की असली ताकत हमारे बीस्ट से ही मापी जाती है। इसलिए अगर तुम किसी ताकतवर बीस्ट को पाना चाहते हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बस अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बीस्ट नहीं है और मैं ये भी वादा नहीं कर सकता कि आगे भी होगा या नहीं। हाँ, अगर मेरे गोल्डन हॉर्न डीमन बग ने सही सलामत अंडे दे दिए तो उनमें से एक तुम्हारा होगा। लेकिन सच कहूँ तो अभी तुम्हारे गुरु के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सर, अगर आप मुझे अभी दे भी देते तो भी मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो एक गुरु होने के नाते मुझे तुम्हें कोई ना कोई तोहफा तो देना ही चाहिए। सच कहूँ तो आपका मेरा गुरु बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वेंग जुशेंग अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, अरे मेरे छोटे भाई, पिछले साल मैंने भी बिल्कुल यही बात कही थी। ये सुनकर ची शुआन थिएन भी मुस्कुरा दिए। जब हम गुरु और शिष्य हैं तो इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अपने मेन बीस्ट को बाहर निकालो, मुझे उसे देखना है। मैंने तुरंत 3 मीटर ऊंचे और काले कवच वाले अपने आर्मर्ड बग को बाहर बुला लिया।
ची शुवान थिएन ने आर्मर्ड बग को ध्यान से देखा और कहा, सू मिंग, जब तुम्हारा सीनियर यहाँ आया था तो मैंने उसके बीस्ट को सुपर लेवल से सीधा लॉर्ड लेवल तक पहुँचने में मदद की थी। तुम अपने इस आर्मर्ड बग को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो, मुझे इस पर थोड़ी रिसर्च करनी होगी। वेंग जुशेंग ने गर्व से मेरी तरफ देखकर कहा, छोटे भाई, हमारे गुरुजी पूरे देश के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो किंग लेवल के बीस्ट ट्रेनर हैं। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। एक बीस्ट ट्रेनर तो किसी चलती फिरती बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया और रिसोर्स बैंक की तरह होता है, और एक किंग लेवल बीस्ट ट्रेनर मिलना तो किसी किंग लेवल बीस्ट मास्टर के मिलने से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। मैं अपने गुरुजी को पूरी श्रद्धा और सम्मान भरी नजरों से देखने लगा। गुरुजी, आप तो सच में कमाल हैं। अगर गुरुजी ने मेरे आर्मर्ड बग को इवॉल्व करके लॉर्ड लेवल का बना दिया तो सिस्टम मुझे अपने आप एक लॉर्ड लेवल की बग क्वीन दे देगा, और ऐसा होने पर मैं लगातार लॉर्ड लेवल के बीस्ट्स पैदा कर पाऊंगा। वेंग जुशेंग जोर जोर से हंसने लगा। अरे छोटे भाई, ये तो हमारे गुरुजी की कई ताकतों में से बस एक है। गुरुजी, लगता है आपका एक और नया जबरा फैन बन गया है। ये तो हमारे गुरुजी की कई ताकतों में से बस एक है। गुरुजी, लगता है आपका एक और नया जबरा फैन बन गया है। ची शुवान थिएन ने मुड़कर उसे घूरा। मैंने जो तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ? कितना पूरा किया तुमने? और अभी स्कूल में तुम्हारी रैंकिंग क्या चल रही है? कितने मिशन पूरे किए हैं? हाँ गुरुजी, और मेरे छोटे भाई, मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। मैं चलता हूँ। हाँ, इससे पहले कि ची शुवान थिएन कुछ कह पाते, वेंग जुशेंग वहाँ से 9-2-11 हो गया। मैं तो बस उसे हैरानी से देखता ही रह गया। गुरुजी, आपने अभी वेंग सीनियर से जो कहा उसका क्या मतलब था? ची शुवान थिएन ने जवाब दिया, सू मिंग, एक गुरु का काम बस रास्ता दिखाना होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और मेहनत करना शिष्य के हाथ में होता है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए मेरा मुख्य काम तुम्हें सही दिशा दिखाना और तुम्हारे लिए ट्रेनिंग का प्लान बनाना है। तुम्हारे वेंग सीनियर का ही उदाहरण ले लो। वो अभी कॉलेज के दूसरे साल में है और उसका लेवल 40 को पार कर चुका है। मेरी उससे यही उम्मीद है कि वो ग्रेजुएट होने से पहले अकेडमी की अर्थ रैंकिंग में टॉप 10 में आ जाए, और उसे हर महीने मिशन से 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी हासिल करने होते हैं। डीमन सेपरेशन टावर में तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए मैंने तय किया है कि अगले 1 महीने में तुम्हें 3 काम पूरे करने होंगे। पहला, फ्रेशर्स टूर्नामेंट में पहली रैंक लाना। दूसरा, अकेडमी की ह्यूमन रैंकिंग में टॉप 200 में अपनी जगह बनाना। और तीसरा, पहले महीने में मिशन से 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना। और हाँ, इसमें फ्रेशर्स टूर्नामेंट के इनाम वाले पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। अगर तुमने इन 3 कामों में कोई भी कोताही बरती और कोई नुकसान हुआ तो तुम्हें अगले महीने उसकी भरपाई करनी होगी। और अगर तुम लगातार 6 महीने तक इन्हें पूरा नहीं कर पाए तो समझ लेना कि तुम मेरे छात्र बनने के लायक नहीं हो। मैं मन ही मन घबरा गया। इस पूरे 1 महीने का शेड्यूल एकदम पैक है और ऊपर से यह इतना मुश्किल भी है। गुरुजी, ये नए छात्रों की प्रतियोगिता कब होगी और इसमें पहले स्थान पर आने वाले को क्या इनाम मिलेगा? नए छात्रों की प्रतियोगिता तीसरे हफ्ते के बाद होगी और इनाम है 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, साथ ही एक क्लास के किसी एक संसाधन को मुफ्त में पाने का अधिकार। एक क्लास का संसाधन, ये क्या बला है? संसाधनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तुम्हें अभी अभी जो खास ब्लड लाइन प्यूरिफायर मिला है ना, वो बी क्लास के संसाधन में आता है। ए क्लास का संसाधन, ये क्या चीज होती है? संसाधनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तुम्हें अभी अभी जो खास ब्लड लाइन प्यूरिफायर मिला है ना, वो बी क्लास के संसाधन में आता है। लेवल जितना ऊंचा होगा उसकी अहमियत भी उतनी ही ज्यादा होगी। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने आगे पूछा, तो फिर ये ह्यूमन रैंकिंग और अर्थ रैंकिंग क्या चीज है? क्या ये अकेडमी के छात्रों की रैंकिंग है? बिल्कुल सही। स्काई रैंकिंग में 100 छात्र होते हैं जिनकी कोई लेवल लिमिट नहीं होती। अर्थ रैंकिंग में 200 छात्र होते हैं जिनका लेवल 30 से 50 के बीच होता है, और ह्यूमन रैंकिंग में 30 लेवल से नीचे के 300 छात्र होते हैं। जो भी छात्र इन रैंकिंग्स में जगह बनाते हैं उन्हें अकेडमी की तरफ से संसाधनों में मदद मिलती है। गुरुजी, क्या अब भी हमारे फर्स्ट ईयर में कोई ऐसा है जिसका लेवल 30 से कम हो? बिल्कुल है, और ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 200 के आसपास है। मेरी शर्त बहुत ही सीधी सी है, तुम्हें ह्यूमन रैंकिंग में मौजूद किसी एक सीनियर को हराना होगा। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं समझ गया गुरुजी, मैं इसे पूरा कर लूंगा, लेकिन रैंकिंग वालों की जानकारी और ऑनलाइन टास्क कैसे लेते हैं इसके लिए जाकर अपने सीनियर वेंग से पूछो, और इस बीस्ट को अभी यही मेरे पास छोड़ दो। मैं जल्द से जल्द इसे इवॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इससे तुम्हारी नए छात्रों की प्रतियोगिता में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम अभी जा सकते हो। इसके बाद मैं गुरुजी के घर से निकल गया। मैं सीनियर को फोन करने ही वाला था कि तभी मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। अरे छोटे भाई, वेंग जुशेंग ने पार्क में छिपते हुए मेरी तरफ हाथ हिलाया। सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप वापस नहीं गए थे? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहीं गुरुजी तुम्हारे पीछे पीछे बाहर तो नहीं आ गए ना? नहीं तो। और हाँ सीनियर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वैसे आप गुरुजी से इतना डरते क्यों हैं? वो इतने भी सख्त नहीं हैं। तभी वेंग जुशेंग ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो चलते चलते बोलने लगे, मेरे छोटे भाई, अगर तुम अपना टास्क समय पर पूरा कर लो ना तो गुरुजी तुम्हें एकदम दयालु संत जैसे लगेंगे, लेकिन अगर तुमने टास्क पूरा नहीं किया तो साक्षात यमराज नजर आते हैं वो। गुरुजी ने तुम्हें पहले महीने का क्या टास्क दिया है? यही कि नए छात्रों की प्रतियोगिता में पहला स्थान लाना है, ह्यूमन रैंकिंग के टॉप 200 में अपनी जगह बनानी है और 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने हैं।
वेंग सुशेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने एक गहरी सांस ली। इन तीनों टास्क में 1000 पॉइंट्स वाला टास्क सबसे आसान है। प्रतियोगिता में पहले स्थान की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इस साल मिलिट्री एकेडमी में चैंपियन लेवल के 3 नए छात्र आए हैं और सबसे मुश्किल काम है ह्यूमन रैंकिंग के टॉप 200 में आना। साफ दिख रहा है कि गुरुजी को तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सीनियर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ह्यूमन रैंकिंग के टॉप 200 में आना इतना मुश्किल है? अभी मैं 17वें लेवल पर हूँ। 1 महीने बाद मुझे 20वें लेवल को पार कर लेना चाहिए। जो लोग अभी भी ह्यूमन रैंकिंग में जमे हुए हैं ना, वो सब बहुत ही घाघ और पुराने खिलाड़ी हैं। वेंग सुशेंग ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। जो लोग 30वें लेवल पर अटक गए हैं और जानबूझकर अपना लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं, वो बस ह्यूमन रैंकिंग से मिलने वाले मुफ्त के संसाधनों का मजा लूटना चाहते हैं। आमतौर पर वो 1 से 3 महीने तक वहीं डटे रहते हैं और फिर खुद चले जाते हैं, या फिर तुम जैसे नए छात्रों के हाथों हार कर बाहर हो जाते हैं। बस पहले वाले को हराना थोड़ा मुश्किल होता है। वेंग सुशेंग ने अपना फोन बाहर निकाला और ग्रेट सेया मिलिट्री एकेडमी का ऐप खोलकर ह्यूमन रैंकिंग की लिस्ट को एकदम नीचे तक स्क्रॉल करने लगा। अभी लीड बोर्ड पर सिर्फ 221 लोग ही हैं। छोटे भाई, अगर तुम अभी टॉप 200 में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम इस बंदे को हराना होगा। वांग झोलिन लेवल 30, उसका बीस्ट है मॉन्स्टर ऐप जो ट्रांसेंडेंट लेवल का है, और रेड पॉन्ड बीस्ट जो एडवांस लेवल का है। सच कहूँ तो अभी उन सबके पास 2 बीस्ट हैं और कम से कम एक तो ट्रांसेंडेंट लेवल तक पहुंच ही चुका है। लेवल और स्पीशीज के इस भारी अंतर को देखकर मुझे सच में काफी टेंशन हो रही है। टॉप 200 में आने का एक और तरीका भी है। तुम बस आखिरी दिन तक का इंतजार करो और देखो कि क्या कोई अपना नाम वापस लेता है। अगर लोगों की गिनती 200 से कम हो गई तो तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। ये सुनकर मेरी तो जैसे हवा ही निकल गई। सीनियर, आपका ये तरीका तो ना बताने के ही बराबर है। वैसे सीनियर, ये चैलेंज आखिर काम कैसे करता है? क्या हमें उनसे जाकर खुद लड़ना होगा? तब तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। दाशिया ने एक फुल बैटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तुम्हें बस उनके छोड़े गए होलोग्राम से लड़ना होगा। अगर तुमने उस होलोग्राम को हरा दिया तो तुम जीत जाओगे। दाशिया ने ये शानदार फुल बैटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तुम्हें बस उनके छोड़े गए होलोग्राम को चुनौती देनी है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम्हारी जीत पक्की है। क्या होलोग्राम से निकाला गया ये डेटा असल इंसान जितना ही फुर्तीला होता है? जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो खुद ही जान जाओगे। सच कहूँ तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। छोटे भाई, तुमने अभी डीमन सपरेशन टावर का 91वां फ्लो पार किया है। इसके लिए तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो जरूर मिले होंगे। मैंने तुरंत अपना अकाउंट खोला। अरे वाह, पूरे 900 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। बिल्कुल नहीं। क्या तुम इसे पार करने के बाद और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें 100वां फ्लो पार करना होगा या फिर 19 साल की उम्र के ग्रुप में आना होगा। हॉस्टल पहुंचकर वेंग सुशेंग ने कार्ड से मेरे कमरे का दरवाजा खोला। 50 स्क्वायर मीटर का लिविंग रूम और 6 मीटर ऊंची छत। ये जगह तो बहुत ही शानदार थी। वैसे सीनियर, क्या हमें एकेडमी के अंदर मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती? कोई जबरदस्ती नहीं है, बस कुछ खास मौकों पर ही पहननी होती है। तुम्हारी यूनिफॉर्म कुछ ही दिनों में यहाँ आ जाएगी। अरे, मैं तो भूल ही गया था। छोटे भाई, तुम्हारे एकेडमी के इनाम तुम इन्हें कैंपस ऐप से ले सकते हो। मैंने बिना देर किए ऐप खोलकर इनाम कलेक्ट करना शुरू किया। 1 करोड़ की इनामी रकम कलेक्ट नहीं हो पाई। कृपया अपना पर्सनल बैंक अकाउंट लिंक करें। लॉर्ड लेवल का बीस्ट कलेक्ट कर लिया गया है। कृपया अपना बीस्ट खुद चुनें और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एकेडमी के बीस्ट फॉर्म पर जाएं। 3 सुपर ग्रेड ब्लडलाइन प्यूरिफायर भी कलेक्ट कर लिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। बैंक अकाउंट लिंक करते ही 1 करोड़ रुपए तुरंत मेरे खाते में आ गए। वेंग सुशेंग ने हंसते हुए कहा, छोटे भाई, ये सुपर ग्रेड ब्लडलाइन प्यूरिफायर एक क्लास बी रिसोर्स है। अगर तुम इसे बेचना चाहो तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मेरी आंखें चमक उठी। तो फिर इसे बेचकर कितने पैसे मिलेंगे? सुपर ग्रेड ब्लडलाइन प्यूरिफायर ज्यादा से ज्यादा 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक बिक सकता है। और अगर दाशिया करेंसी में बात करें तो इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच होती है। हाँ, ये 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक बिक सकता है। और अगर दाशिया करेंसी मिले तो इसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ के बीच होगी। सीनियर, पहले मुझे चीजें मिल जाने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर सही लगा तो मैं पक्का बेच दूंगा। सीनियर के जाने के बाद मैं सोफे पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग की प्लानिंग करने लगा। अभी के लिए तो बस ट्रेनिंग ही करनी होगी। सबसे पहले मुझे 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वाला टास्क पूरा करना है। मैंने टास्क चुनने के लिए ऐप खोला। ई रैंक वाले टास्क पर मुझे 100 से 200 के बीच कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब मुझे कम से कम 6 टास्क तो पूरे करने ही होंगे ताकि मेरा थोड़ा वक्त बच सके। मैंने विशाल 1 के एडवांस डंजन के लिए रिकमेंड किए गए 2 मिशन चुन लिए। मिशन था 100 कांटेदार सुअर और 100 स्पिरिट मुर्गियों का शिकार करना। एडवांस डंजन का अधिकतम लेवल 30 है। इससे मेरे मिशन भी पूरे हो जाएंगे और अच्छी एक्सपी भी मिल जाएगी। ये सोचकर मैं डंजन सेंटर पहुंच गया। अपना स्टूडेंट कार्ड स्वाइप करके मैंने विशाल 1 में एंट्री ली। फिर मैंने बस एक विचार किया और हजारों की तादाद में ब्लेड बग और शील्ड बग शोर मचाते हुए बाहर आ गए। मैंने उन सबको कांटेदार सुअर और स्पिरिट मुर्गियों को ढूंढने का आदेश दिया। जो भी जिंदा चीज दिखे उसे मार डालो। देखते ही देखते मेरे सामने किल नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। मेरी एक्सपी और कंजम्पशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही घंटों बाद मेरे बीस्ट ने मुझे एक मैसेज भेजा। उन्हें कांटेदार सुअर मिल गए थे
मैंने अपनी पूरी सेना के साथ पहाड़ी पर मौजूद 30 से 40 सुअरों को घेर लिया। ब्लेड बग्स, तुम लोग इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लोगे। शील्ड बग्स और जॉइंट शील्ड बग्स, अपनी शील्ड से कुचलकर मार डालो इन्हें। 10 मिनट से भी कम समय में मुझे कांटेदार सुअरों के 43 एकदम साबुत शरीर मिल गए। इसके तुरंत बाद ही ब्लेड बग्स ने स्पिरिट मुर्गियों को भी ढूंढ निकाला। देखते ही देखते 20 घंटे बीत गए। मैंने 137 कांटेदार सुअर और 112 स्पिरिट मुर्गियों का शिकार कर लिया था। मेरे दोनों मिशन कामयाबी के साथ पूरे हो गए थे। मेरा लेवल भी 17 से बढ़कर 18 हो गया था और मैंने 10,000 से ज्यादा कंजम्पशन पॉइंट्स भी कमा लिए थे। डंजन से टेलीपोर्ट होकर बाहर आने के बाद मैं सीधे मिशन सेंटर की ओर चल पड़ा। मैंने उन शरीरों को एआई टेस्टिंग मशीन में डालकर सबमिट कर दिया और अपना मिशन पूरा कर लिया। अपनी स्टोरेज रिंग में बचे हुए दर्जनों शरीरों को देखकर मैंने अपने सीनियर को कॉल लगाया। सीनियर, क्या अपनी एकेडमी में इन बीस्ट्स के शरीर को बेचने का कोई तरीका है? ये तो बाजार में बहुत डिमांड में रहते हैं, खासकर स्पिरिट मुर्गियां और कांटेदार सुअर। तुम्हारा ब्लड लाइन प्यूरिफायर पोर्शन भी अब तक आ गया होगा, क्या तुम्हें वो भी बेचना है? हम हॉस्टल के कमरे में मिलते हैं। हॉस्टल वापस आकर मैंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, अगर मैं इस ब्लड लाइन प्यूरिफायर को कंजम्पशन पॉइंट्स में बदलूं तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 3 प्रीमियम ब्लड लाइन प्यूरिफायर के बदले आपको 3 लाख कंजम्पशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। 3 लाख पॉइंट्स यानी 3 करोड़ दाशिया सिक्के। इसे सीनियर को बेचकर सिक्के लेना ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। तभी डोरबेल बजी और वेंग जुशेंग कमरे में आ गया। मैंने बचे हुए बीस्ट्स के शरीर बाहर निकाल कर रख दिए। उसने खुश होकर सिर हिलाया, जूनियर, तुम बस इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं ये सब रेस्टोरेंट चलाने वाले अपने दोस्तों को बेच दूंगा। इससे कम से कम 30 लाख की कमाई तो आराम से हो जाएगी। उसने अपना हाथ घुमाया और सारे शरीरों को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लिया। फिर मैंने 5 प्रीमियम ब्लड लाइन प्यूरिफायर बाहर निकाले। सीनियर, मैं इन्हें बेचकर दाशिया सिक्के लेना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हो तो ये सब फ्री में तो नहीं हो सकता। बताओ, तुम्हें अपना कितना कमीशन चाहिए? वेंग जुशेंग ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, अरे यार, तुम तो मुझे पराया कर रहे हो। तुम्हारा ये सीनियर पूरी एकेडमी में सबसे मशहूर डीलर है। अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बताना, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया डिस्काउंट दूंगा। तुम बस बेफिक्र रहो, मैं इन्हें बाजार के सबसे ऊंचे दाम पर बिकवाऊंगा। ठीक है, अब मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना होगा ताकि मैं लीड बोर्ड को चैलेंज कर सकूं। सीनियर के जाने के बाद मैं फिर से डंजन सेंटर की तरफ निकल पड़ा। वहां घुसते ही मेरी मुलाकात यू मिंग हाई और सेकंड ईयर के सीनियर चेन यीफान से हो गई। चेन यीफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो जूनियर सू मिंग, मैं हेल्पिंग गिल्ड का मेंबर हूँ। क्या तुम हमारे गिल्ड में शामिल होना चाहोगे? गिल्ड के मेंबर्स मुश्किल मिशन पूरे करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि एकेडमी के मिशंस का कितना ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। अभी मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। मुझे जाते हुए देखकर चेन यीफान ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, ये सू मिंग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहाँ देखा है। दूसरी तरफ मैंने उनके इस ऑफर पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मैंने उसी डंजन के लिए ए रैंक के 2 और मिशन ले लिए ताकि मैं अपना लेवल और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ा सकूं। 2 हफ्ते बीत चुके थे और अब तक मैं मिशन चुनने में एकदम माहिर हो गया था। मैं डंजन जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरे टीचर का फोन आ गया। सू मिंग, क्या तुम अभी भी एकेडमी में ही हो? जरा मेरे पास आना। तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट अब पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है। मैंने अपनी अंदर की बेकरारी को किसी तरह दबाया। जहाँ पहुँचने में आमतौर पर 10 मिनट लगते थे, वहाँ मैं भागते हुए सिर्फ 3 मिनट में पहुँच गया। टीचर, मैं आ गया। मुझे पसीने से तरबतर देखकर ची श्वान थीन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, वो रहा, खुद ही जाकर देख लो। मैंने उनके इशारे की तरफ देखा। वहाँ 5 मीटर लंबा और सिर से पैर तक एकदम गहरा काला, पीठ पर 4 पंखों वाला एक एलियन नामक बग खड़ा था। और तभी मेरे सामने सिस्टम का पैनल चमक उठा। नाम विंग ब्लेड बग, प्रजाति का स्तर लॉर्ड, लेवल 22, जानकारी एलियन नामक बग का इवॉल्व रूप, पीठ पर 4 पंख, रफ्तार बेहद तेज और चाकू की धार जैसी तेज 8 भुजाएं। पूरा शरीर एक मजबूत कवच से ढका हुआ है जिसका डिफेंस बहुत ही जबरदस्त है। ताकत और रफ्तार, मैं मन ही मन चिल्ला उठा, कमाल है, इसकी स्टैट्स तो बहुत ही खतरनाक हैं। ताकत और रफ्तार दोनों ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर मैं ऐसे कई 100 विंग ब्लेड बग्स की फौज खड़ी कर लूं तो सब ड्रैगन की तो बिसात ही क्या, मैं एक असली ड्रैगन के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टीचर, क्या ये सच में मेरा ही एलियन नामक बग है? ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। मेरे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन टीचर ने एवोल्यूशन का जो रास्ता चुना वो सिस्टम के बताए रास्ते से अलग है। इसका मतलब है कि बग बीस्ट्स कई अलग अलग तरीकों से इवॉल्व हो सकते हैं, पर यह भी पक्का है कि सिस्टम का बताया रास्ता ही सबसे बेस्ट है। सिस्टम ने पहले ही एक विंग ब्लेड बग मदर तैयार कर दी है। इसका मतलब अब मेरे पास एक और बग मदर आ गई है। लगता है मुझे अलग अलग तरह के बग बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। वैसे भी मेरी बीस्ट स्पेस की कोई लिमिट थोड़ी ही है। ये सोचते ही मुझे अचानक उस लॉर्ड लेवल बीस्ट की याद आ गई जिसका वादा स्कूल ने मुझसे किया था। मेरा लेवल अब 22 हो चुका है और बग बीस्ट के साथ मेरा जो एक नेचुरल कनेक्शन है, उसे देखते हुए एक लॉर्ड लेवल के बग बीस्ट को अपना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तभी टीचर की आवाज आई, हाँ, ये तुम्हारा ही एलियन नामक बग है। लेकिन सू मिंग, मैं तुमसे सच कहूंगा,
इसके एवोल्यूशन का ये रास्ता सबसे बेस्ट नहीं था। ची शुआन थिएन के चेहरे पर थोड़ी असंतुष्टि थी। आखिर वो एक किंग लेवल के ब्रीडर थे और उनकी नजर में अगर एवोल्यूशन 100% परफेक्ट नहीं है तो वो एक डिफेक्टिव पीस है। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी असली ताकत तो मेरी भारी गिनती में है। मैं ऊंचे दर्जे के बग बीस्ट्स की तलाश सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपनी बग आर्मी के लिए एक मजबूत सेनापति ढूंढ सकूं। बाकी मेरे छोटे मोटे सैनिक कितने भी मारे जाएं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। टीचर, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके आ जाने से अब मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। ची शुआन थिएन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया। चलो अब अपने बीस्ट को अपनी स्पेस में वापस रख लो और यहाँ आकर मुझे बताओ, पिछले आधा महीने से तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जो टास्क दिया था उसका क्या हुआ? टीचर, मैंने 1000 टास्क पॉइंट्स का टारगेट पूरा कर लिया है और मेरा लेवल अब 22 हो गया है। मैं थोड़ा और ट्रेनिंग करने की सोच रहा हूँ ताकि ह्यूमन रैंकिंग के टॉप 200 लोगों को चैलेंज कर सकूं। ची शुआन थिएन की आंखों में तारीफ साफ दिख रही थी। सिर्फ आधा महीने में 5 लेवल पार कर लिए? दिख रहा है कि तुमने बहुत मेहनत की है। जरा दिखाओ तो अब तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितने हो गए हैं? मैंने अपना ऐप खोला, उसमें पॉइंट्स 2860 दिखा रहे थे। आधा महीने में लगभग 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। तुमने ये कैसे किया? मैं जब भी किसी डंजन में जाता था तो मैं एक ही डंजन के अंदर पूरे हो सकने वाले कई सारे टास्क एक साथ ले लेता था। मेरा फोकस इस बात पर नहीं था कि किस टास्क से कितने पॉइंट्स मिलेंगे, बस वो 100 से ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि मेरा लेवल बहुत कम है इसलिए लेवल बढ़ाना मेरी पहली प्रायोरिटी थी। टास्क तो बस रास्ते में ही पूरे हो जाते थे। ची शुआन थिएन ये सुनकर बेहद खुश हुए। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये सोचने का तरीका बिल्कुल सही है। मुझे तो डर था कि कहीं मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर तो नहीं डाल दिया, पर अब लग रहा है कि तुम में अभी और भी आगे जाने की बहुत गुंजाइश है। सच में थोड़ा दबाव तो है, लेकिन गुरुजी, अगर आप नहीं भी कहते तब भी मैं ऐसे ही अभ्यास करता। बहुत बढ़िया, मुझे ह्यूमन रैंकिंग लिस्ट में तुम्हारी रैंक का इंतजार रहेगा। जाओ अब। गुरुजी के घर से निकलने के बाद मैं एक सुनसान जगह देखकर बैठ गया और अपना फोन निकालकर अपने लिए एक सही लॉर्ड लेवल बीस्ट ढूंढने लगा। दाशिया मिलिट्री एकेडमी में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ 5 ही लॉर्ड लेवल के कीड़े मौजूद थे। ब्लडथर्स्टी डेमन बग, अर्थ टैंक बग, स्प्लिट ब्लेड बग, विंड शैडो बग और एक्सप्लोजन बग। इन सब की कीमत 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने ब्लडथर्स्टी डेमन बग को चुना। मुझे बचाव की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी कीड़ों की कोई कमी थोड़ी ही है। मुझे तो बस सबसे तेज स्पीड से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराना था। ब्लडथर्स्टी डेमन बग बहुत ही खूंखार होते हैं, जो अभी मेरी जरूरत के लिए एकदम सही है। उसे एक्सचेंज करने के बाद मैंने एक गाड़ी ली और एकेडमी के 1000 एकड़ में फैले बीस्ट फार्म की तरफ निकल पड़ा। मेन बिल्डिंग में घुसते ही काले कपड़ों में एक बहुत ही सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने हमारा स्वागत किया। सभी स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से किसी भी कमरे में चले जाएं। आपके चुने हुए बीस्ट को वेरीफाई करने के बाद हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सीधे आपके कमरे में भिजवा देंगे। मैं एक खाली कमरे में गया और अपना स्टूडेंट कार्ड स्वाइप किया। आपने एक लॉर्ड लेवल ब्लडथर्स्टी डेमन बग चुना है। कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। क्या आप अभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? आपने एक लॉर्ड लेवल ब्लडथर्स्टी डेमन बग चुना है। कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। क्या आप अभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? इन्फॉर्मेशन सफल रहा। ये 1 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। कृपया इंतजार करें। मैंने कमरे में बैठकर 1 घंटे तक AR गेम खेला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक स्टाफ मेंबर हाथ में पिंजरा लिए दरवाजे पर खड़ा था। नमस्ते सू मिंग, आपका बीस्ट आ गया है। आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए तो आप इसे वापस पिंजरे में डाल सकते हैं। हम इसे वापस ले जाएंगे। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। दरवाजा बंद करके मैंने पिंजरा खोला। अंदर से 50 सेंटीमीटर से भी छोटा, एकदम खून जैसा लाल और गोबर के कीड़े जैसा दिखने वाला ब्लडथर्स्टी डेमन बग बाहर निकला। उसके पास एक बहुत बड़ा और मजबूत मुंह था जो किसी भी दुश्मन के शरीर को आसानी से फाड़ सकता था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। जो ब्लडथर्स्टी डेमन बग अपनी खूंखार फितरत के लिए जाना जाता है, वो अचानक शांत हो गया, बल्कि वो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ धीरे से मेरे पैरों के पास आया और बड़े प्यार से मेरी जांघ से रगड़ने लगा। ब्लडथर्स्टी डेमन बग, क्या तुम मेरे बीस्ट बनना चाहोगे? उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल कॉन्ट्रैक्ट का मैजिक सर्कल बन गया और कुछ ही सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। सब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें तो कोई झंझट नहीं था यार। मैं कमरे से बाहर निकला। वो स्टाफ मेंबर अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने मुझे देखते ही पूछा, सू मिंग, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? माना कि ब्लडथर्स्टी डेमन बग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, क्या तुम कोई और बीस्ट लेना चाहोगे? मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्या? अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है। उस स्टाफ मेंबर को विश्वास नहीं हुआ। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा पर उसे वहाँ कोई कीड़ा नहीं मिला। मैंने हार मानकर ब्लडथर्स्टी डेमन बग को अपने बीस्ट स्पेस से बाहर निकाल दिया। स्टाफ मेंबर तो सदमे में थूक टिकने लगा। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है, तुम उनमें से सबसे तेज कॉन्ट्रैक्ट करने वाले इंसान हो। असल में कीड़ों के साथ मेरा कनेक्शन जरा अच्छा है। मैंने बस इतना कहा और वहाँ से चल दिया। मैं कुछ ही कदम चला था कि मेरे सीनियर वेंग जुशिंग का फोन आ गया। हेलो छोटे भाई, तुमने मुझे जो चीजें बेचने को दी थी वो मैंने बेच दी हैं। अपना अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर दो। तुमने मुझे जो चीजें बेचने को दी थी वो मैंने बेच दी हैं। अपना अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर दो। 1 मिनट बाद फोन पर 63 मिलियन क्रेडिट होने का मैसेज आया और तभी सीनियर का दोबारा फोन आ गया।
अरे जूनियर, तुम्हारी वो 3 सुप्रीम ब्लड लाइन पोर्शन मैंने 60 मिलियन में बेच दी हैं। फर्स्ट ईयर का एक नया अमीरजादा था तो मैंने भी बिना झिझक उससे मोटी रकम ऐंठ ली। थैंक यू सीनियर। अरे हम तो अपने ही भाई हैं, इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? फ्रेशर्स टूर्नामेंट बस शुरू ही होने वाला है, क्या तुम इस पैसे से कुछ खरीदना चाहते हो? नहीं सीनियर, आपको और परेशान नहीं करूंगा। अगर कुछ चाहिए हुआ तो सीधा आपको ही कॉल करूंगा। फोन काटते ही मैंने सीधे उन 63 मिलियन को कंजम्पशन पॉइंट्स में बदल लिया। मेरी पुरानी सेविंग्स मिलाकर अब मेरे पास कुल 7,180,000 पॉइंट्स थे। मैंने बिना कुछ सोचे 6,10,000 पॉइंट्स ब्लेड बग की ब्रीडिंग स्पीड पर लगा दिए। 6,10,000 पॉइंट्स खर्च हुए। ब्लेड बग क्वीन की ब्रीडिंग स्पीड अब हर 3 मिनट में एक बग हो गई है। थोड़ी और मेहनत और फिर ब्लेड बग्स हर सेकंड पैदा होने लगेंगे। मैंने अपने टेम बीस्ट्स की गिनती चेक की, वो कुल मिलाकर 3,947 हो चुके थे। 3,900 से भी ज्यादा। मेरा पावर मल्टीप्लाई अब 102 गुना हो चुका था। इस मल्टीप्लायर के साथ मेरे ब्लेड बग्स लॉर्ड लेवल के सब ड्रैगन बीस्ट्स को भी आसानी से काट कर रख सकते हैं। मैंने बचे हुए 1 लाख से ज्यादा पॉइंट्स का इस्तेमाल शील्ड बग की ब्रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए किया। 8,70,000 पॉइंट्स खर्च हुए। शील्ड बग क्वीन की ब्रीडिंग स्पीड अब हर 40 मिनट में एक बग हो गई है। अब मेरे पास 2 लॉर्ड लेवल के बग बीस्ट्स हैं। अब मैं ह्यूमन रैंक के टॉप 200 में अपनी जगह बनाने का ट्राई कर सकता हूँ। मैं फुल डेटा बैटल एरिना पहुंचा। वहाँ मौजूद रोबोट नंबर 114 मुझे सेकंड फ्लोर के एक ऐसे कमरे में ले गया जो किसी फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और उसकी छत 10 मीटर ऊंची थी। रोबोट ने कहा, स्टूडेंट ह्यूमन रैंक का अपना प्रतिद्वंद्वी चुनने के लिए कृपया अपना स्टूडेंट कार्ड इंसर्ट करें। मैंने कहा, जरा मेरे लिए चेक करना कि ह्यूमन रैंक पर 200वें नंबर पर कौन है। रोबोट ने जवाब दिया, फिलहाल 200वीं रैंक पर मु शिया शिंग हैं। क्या आप चुनौती शुरू करना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ, कृपया मैदान के बीच में जाकर तैयारी करें। बैटल 3 मिनट में शुरू होगी। 3 मिनट बाद कमरे का नजारा पूरी तरह बदल गया और मैं खुद को एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा पाया। दूर से मुझे एक लेवल 30 का एलिट सैंड हंटिंग फॉक्स और लेवल 30 का लॉर्ड सेंटीपीड पॉइजन बीस्ट आते हुए दिखाई दिए। इतनी जल्दी शुरू हो गया। मेरे ब्लडथिर्स्टी डीमन बग्स और विंग ब्लेड बग्स के साथ साथ हजारों बग बीस्ट एक जोरदार आवाज के साथ बाहर निकल आए। ब्लेड बग्स ने तुरंत उन दोनों बीस्ट्स को चारों तरफ से घेर लिया। सैंड हंटिंग फॉक्स की स्पीड बहुत ही कमाल की थी। वो पानी पर उड़ने वाली ड्रैगन फ्लाई की तरह मेरे सारे हमलों से बच रहा था। वो घेरा तोड़कर सीधा मेरी तरफ झपटा, लेकिन तभी एक विशाल विंग ब्लेड बग झटके से मेरे सामने ढाल बनकर आ गया। उसके ब्लेड जैसे धारदार हाथों ने सैंड हंटिंग फॉक्स को सीधा काट डाला। ब्लडथिर्स्टी डीमन बग, अब तुम्हारी बारी है। बग्स के झुंड में छिपे ब्लडथिर्स्टी डीमन बग्स लाल बिजली की तरह चमके और पलक झपकते ही फॉक्स के शरीर से चिपक कर उसे बुरी तरह से काटने लगे। वो फॉक्स दर्द से चीखता हुआ पागलों की तरह तड़पने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसका सारा खून चूस गया और वो एक सूखी लाश में बदल गया। फॉक्स का काम तमाम करने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान उस सेंटीपीड पॉइजन बीस्ट पर लगा दिया। सैकड़ों ब्लेड बग्स एक के बाद एक उस पर टूट पड़े, लेकिन वो सब हवा में उछलकर रोशनी के कणों में बदल गए। ब्लेड बग्स के लेवल और उसकी प्रजाति की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। सिर्फ 10 गुना पावर मल्टीप्लायर से काम नहीं चलने वाला था। मैंने बिना देरी किए ऑर्डर दिया, सारे ब्लेड बग्स और शील्ड बग्स पीछे हटो। अब ये मैदान विंग ब्लेड बग्स संभालेंगे। विंग ब्लेड बग्स अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गए और उसी वक्त दर्जन भर आर्मर बग्स अपनी सॉलिड डिफेंस के साथ सीधा उस पर टूट पड़े। हवा से विंग ब्लेड बग्स लगातार उस पर बिजली की तेजी से हमले कर रहे थे। वो जहरीला सेंटीपीड गुस्से में दहाड़ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ब्लडथिर्स्टी डीमन बग्स, हमला करो। और एक बार फिर वो डीमन बग्स लाल बिजली की तरह चमके और उस सेंटीपीड पॉइजन बीस्ट के शरीर से कसकर चिपक गए। दर्द के मारे वो बीस्ट पागलों की तरह जमीन पर तड़पने और छटपटाने लगा। इसे घेर लो और खत्म कर दो। मेरा ऑर्डर मिलते ही आर्मर बग्स और विंग ब्लेड बग्स एक साथ उस पर टूट पड़े। आधे मिनट से भी कम समय में वो विशाल सेंटीपीड बीस्ट धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और वो नकली रेगिस्तान गायब हो गया। रोबोट नंबर 114 मेरे पास आया और बोला, बधाई हो, आपने ह्यूमन रैंक के टॉप 200 में सफलतापूर्वक अपनी जगह बना ली है। अब से आपको हर महीने 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। आपके इस बैटल की वीडियो सेव कर ली गई है। क्या आप 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर टॉप 200 के लिए ऑटो बैटल चैलेंज शुरू करना चाहते हैं? आपके बैटल की वीडियो सेव हो चुकी है। क्या आप 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे करना चाहेंगे? ऑटो बैटल शुरू हो रही है। टॉप 200 के लिए चैलेंज। ठीक है। 3 मिनट बाद रोबोट ने बताया, बधाई हो, आपकी रैंकिंग बढ़कर 115 हो गई है। अब से आपको हर महीने 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। मैं तो खुशी से उछल पड़ा। कमाल है, मैं सीधा 115वें नंबर पर पहुंच गया। मेरी असली ताकत कैसे रिकॉर्ड होगी? सिस्टम ने बताया, फुल डेटा प्लेटफॉर्म आपके लिए तब तक विरोधी बनाता रहेगा जब तक आप हार नहीं जाते। इसकी फीस 1000 पॉइंट है। ये सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बहुत महंगा है यार। जब मेरी ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी तब सीधा टॉप 10 के लिए आऊंगा। उसी वक्त जिन सीनियर्स को मैंने हराया था उन सबके पास रैंकिंग गिरने का मैसेज पहुंच गया। एक फर्स्ट ईयर का लड़का इतनी जल्दी ह्यूमन रैंक के लिए लड़ने लगा। ये सू मिंग आखिर है कौन? सीधा 115वें नंबर पर पहुंच गया। देखते ही देखते सेकंड ईयर वालों के बीच मेरे चर्चे होने लगे। बहुत से लोगों को जलन हुई और उन्होंने मेरे बैटल वीडियो को चैलेंज किया।
लेकिन कोई भी मेरी जर्ग आर्मी के सामने टिक नहीं पाया। सबके सब हार गए। हॉस्टल के कमरे में मैंने पूछा, सीनियर, क्या आप म्यूचुअल एड सोसाइटी के बारे में जानते हैं? कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे बात की थी, पर मैंने कोई भाव नहीं दिया। वेंग चू शेंग ने बड़ी गंभीरता से कहा, जूनियर, भूल कर भी उसमें शामिल मत होना। वो लोग बस ताकतवर लोगों का समय बर्बाद करके उनसे अपने काम निकलवाते हैं। उनकी प्रेसिडेंट स्काई रैंक की नंबर 5 है, जो 3rd ईयर में है। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो पूरी सोसाइटी को तुम्हारे पीछे लगा देंगे। मैंने मन ही मन शुक्र मनाया कि मैंने हाँ नहीं कहा था। अपने कपड़े ठीक करके मैं पूरी स्कूल की फ्रेशर्स मीटिंग के लिए मैदान की तरफ निकल पड़ा। वहाँ 3000 से ज्यादा फ्रेशर्स जमा थे। मैं तीसरी लाइन में सबसे आगे खड़ा था। मेरे बगल में जिहुआ स्टेट का टॉपर लेई जैन खड़ा था। तुम ही सू मिंग हो ना? सुना है तुमने ह्यूमन रैंक में तहलका मचा दिया है। सच में यार, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इस मीटिंग के बाद फ्रेशर्स का टूर्नामेंट होगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ने का और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे भी इंतजार रहेगा, मैंने कहा। तभी पहली लाइन में सबसे आगे खड़ी एक लड़की ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, किस्मत अच्छी थी कि इसने एक सुपर ड्रैगन को मार दिया और टॉपर बन गया, वरना सेकंड नंबर पर रही यान शियाओ और इसमें सिर्फ 3000 पॉइंट का ही फर्क था। लेई जैन ने धीरे से मुझे बताया, ये डोंगमिंग स्टेट की टॉपर लुओ छियान शियू है, यान शियाओ की मंगेतर। ये तुमसे पंगा लेने आए हैं। यान शियाओ की मंगेतर मुझसे पंगा लेने? मुझे बड़ी कोफ्त हुई और मैंने भी उसे करारा जवाब दिया, ये सब साबित करके क्या उखाड़ लोगी? अगर मैं 10,000 बार भी हार जाऊं तब भी हाइदू का टॉपर में ही रहूंगा। यान शियाओ में तो खुद सामने आने की हिम्मत नहीं है और उसने अपनी मंगेतर को आगे कर दिया। सच में मेरी तो समझ से बाहर है। तभी स्टेज पर मार्शल रैंक के 3 लीजेंडरी बीस्ट टीम आए। प्रिंसिपल साओ होंग शो, वाइस प्रिंसिपल जिया शाओ और वू नियन। मेरे टीचर ची शुवान तेन दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पर बैठे थे। लेई जैन मेरे पास आया और फुसफुसाते हुए गपशप करने लगा। वाइस प्रिंसिपल जिया शाह इस लुओ छियान शियू की टीचर हैं और तुम्हारे टीचर फ्री किंग, वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वाइस प्रिंसिपल जिया शाह को रिजेक्ट किया था। मैं तो सन रह गया। क्या सच में ये रिश्ता इतना उलझा हुआ है? अभी प्रिंसिपल साओ होंग शो की दमदार आवाज गूंजी, ग्रेट सिया मिलिट्री एकेडमी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ सको। अब एकेडमी तुम्हें तुम्हारी पहली बैटल का तोहफा देने जा रही है। जो इलाके में एक छोटे से डेमन केव का पता चला है। ये ट्रेनिंग का वो तोहफा है जिसे मैंने खास तुम लोगों के लिए बचा कर रखा था। आगे चलकर तुम्हें सिर्फ जंगली जानवरों का ही सामना नहीं करना है, बल्कि बहुत ही खूंखार एबिस मॉन्स्टर्स से भी भिड़ना होगा। ये सुनते ही नीचे खड़े सभी बच्चों में हड़कंप मच गया। डेमन केव के असर से वो जानवर आसुरी बन जाते हैं, जो उन्हें और भी खूंखार और चालाक बना देता है। वो हम 20 टेमस के खून के प्यासे होते हैं। इसके तुरंत बाद 10 ट्रांसपोर्ट विमानों ने हमें सीधे उस सील किए गए डेमन केव इलाके में पहुंचा दिया। नीचे उतरने के बाद साओ होंग शो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। इस छोटे से डेमन केव में मॉन्स्टर्स का लेवल 30 से ज्यादा नहीं है। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। उन मॉन्स्टर्स के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती, इसलिए तुम्हारा बस एक ही काम है, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना। एक कसाई बनो, यही है फ्रेशर्स टूर्नामेंट। पहले स्थान पर आने वाले को 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 1 लाख रिसोर्सेज मिलेंगे। मॉन्स्टर्स को मारने पर जो मॉन्स्टर कोर गिरेंगे उसे एकेडमी सही दाम पर खरीद लेगी। हम सबको एक सुरक्षा कवच देंगे। ये कवच 30 लेवल के मॉन्स्टर के हमले को 1 घंटे तक रोक सकता है। कोई भी खतरा होने पर तुरंत ऐप से मदद मांगना। मॉन्स्टर्स को मारो, मॉन्स्टर्स को मारो। पूरे मैदान में ये कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज रही थी। कोई भी खतरा होने पर तुरंत ऐप से मदद मांगना। मॉन्स्टर्स को मारो, मॉन्स्टर्स को मारो। मैदान में गूंजती इस आवाज के बीच मॉन्स्टर्स की गुफा का दरवाजा खुला, जो अंदर से बिल्कुल काला और अंतहीन लग रहा था। सबके दिलों में एक अनजाना सा डर बैठ गया। हर एक छात्र के पास एक उड़ने वाला रोबोट था, जिसका काम निगरानी करना और रोशनी देना था। प्यारे छात्रों, यह एक ऐसा सफर है जिससे तुम सबको गुजरना ही होगा। सील बस खुलने ही वाली है, सब लोग तैयार हो जाओ। 10 मिनट के अंदर सबको अंदर जाना होगा। 1 मिनट बाद प्रिंसिपल के आदेश देते ही सारे छात्र तुरंत गुफा के अंदर जाने लगे। 3000 से भी ज्यादा लोग बिना किसी डर के उस गुफा में कूद पड़े। पहले लेवल में घुसते ही सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कुछ लोगों ने अपनी टीम बना ली तो कुछ अकेले ही निकल पड़े, और मैं जाहिर तौर पर अकेला ही था। मेरी कीड़ों की सेना के साथ मेरा किसी और के साथ टीम बनाना नामुमकिन था। ये गुफा बहुत ही विशाल थी। दूसरे लेवल का रास्ता खोजना इतना आसान नहीं था। मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और अपनी सारी ब्लेड बग्स की टुकड़ी को बाहर निकाल दिया। जाओ, दूसरे लेवल का रास्ता ढूंढो। तभी मुझे एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। मेरी रक्षा कर रहे आर्मर्ड बग ने तेजी से छलांग लगाई और मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया। लेवल 1 के मॉन्स्टर डेमन रैट को सफलतापूर्वक मार दिया गया है। XP 20, पॉइंट्स 20। लेवल 1 का मॉन्स्टर, लेकिन इसकी XP आम जानवरों से दोगुनी कैसे है? मैं खुशी से चौंक गया। अगर एक ही लेवल के मॉन्स्टर को मारने से दोगुना फायदा हो रहा है तो मेरी मेहनत तो आधी हो जाएगी। तभी आर्मर्ड बग एक छोटा सा गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टल लेकर मेरे पास आया। अच्छा, तो यही वो मॉन्स्टर क्रिस्टल है जिसके बारे में प्रिंसिपल बात कर रहे थे। मैंने उसे सीधा अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया और फिर तो लगातार मॉन्स्टर्स के मारे जाने के नोटिफिकेशन आने लगे। वो सब डेमन रैट्स ही थे। इसका मतलब है कि मैं अभी सिर्फ बाहरी हिस्से में हूँ। ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए मुझे और अंदर जाना होगा। बाहर बेस कैंप में सैकड़ों स्क्रीन्स पर अंदर का नजारा दिख रहा था।
प्रिंसिपल काओ हुंगशू वीडियो देखकर संतुष्टि से सिर हिला रहे थे। अभी सब लोग पहले लेवल पर हैं। वहाँ मॉन्स्टर्स का लेवल 5 से ज्यादा नहीं है। लगता है कोई भी डरा नहीं है। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल काओ की नजर स्क्रीन पर दिख रही मुझ पर पड़ी। वहाँ मॉन्स्टर्स का लेवल 5 से ज्यादा नहीं है। लगता है कोई भी डरा नहीं है। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल काओ की नजर स्क्रीन पर दिख रही मुझ पर पड़ी। मैं बाकी सबसे काफी आगे निकल चुका था। मैं पहले लेवल की गहराई तक पहुंच गया था और अब मैं जिन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा था वो लेवल 5 के थे। ये जो कीड़ों वाले बीस्ट्स को पाल रहा है, लाओ ची, ये तुम्हारा स्टूडेंट है ना? ची जुआनतियान ने बड़े आराम से स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल। इस लड़के की स्पीड कुछ खास नहीं है। 10 मिनट से ज्यादा हो गए और ये अभी भी पहले लेवल पर ही घूम रहा है। प्रिंसिपल सर, मैंने सुना है कि ये सू मिंग नाम का लड़का 2 टैलेंट्स के साथ पैदा हुआ है। इसका बीस्ट स्पेस बहुत बड़ा है। ये तो पैदाइशी बग टेमर है। इसके पास जितने बग बीस्ट्स हैं उस हिसाब से इस लेवल पर कोई इसे हरा ही नहीं सकता। लेकिन काओ हुंगशू ने इसकी कमी पकड़ ली। इसकी प्रजाति का लेवल बहुत कम है। अगर इसके पास इतनी ही संख्या में हाई लेवल के बग बीस्ट्स होते तो ये जंग के मैदान में तबाही मचा सकता था। वो अकेला ही पूरी सेना के बराबर होता। लेकिन प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि मेरे टैलेंट की ताकत से मेरे छोटे लेवल के कीड़े भी किसी से कम नहीं हैं। बस देखते जाओ। इनकी स्पीड देखकर तो लगता है कि पूरी गुफा को साफ करने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। गुफा का पहला लेवल किसी भूल भुलैया जैसा था। अपने विंग ब्लेड बग के सहारे उड़ते हुए आखिरकार मेरा सामना एक हाई लेवल मॉन्स्टर से हो ही गया। लेवल 5 का मॉन्स्टर। लगता है अब दूसरा लेवल ज्यादा दूर नहीं है। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटे राक्षसों से दोगुना अनुभव तो मिल रहा है, लेकिन मेरे लिए ये सब अब एकदम फीका है। हजारों कीड़े टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में आने वाले हर राक्षस को चीरते हुए जा रहे हैं। 1 घंटे बाद मुझे एक बहुत गहरी सुरंग मिल गई। मैं बिना सोचे समझे सीधा उसके अंदर घुस गया और मेरे पीछे पीछे जो छात्र इसी रास्ते से आए वो पूरे रास्ते डरे सहमे चल रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ एक भी राक्षस नहीं मिला। उन्हें सिर्फ वही कुछ जादुई क्रिस्टल मिले जो मुझसे छूट गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे वाले बंदे ने सारे राक्षसों का ही सफाया कर दिया हो? भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। उधर बेस कैंप में वो नियन अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, अरे लाओ ची, तुम्हारा ये चेला तो बिल्कुल तुम पर ही गया है। जहाँ से गुजरता है कुछ नहीं छोड़ता। जो बेचारे उसके पीछे पीछे आ रहे हैं उनकी तो वॉट लग गई है। लाओ ची, सच में तुम्हारा ये छात्र बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एक तिनका भी नहीं छोड़ता। उसके रास्ते पर चलने वाले छात्रों की तो किस्मत ही फूट गई। उनके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सू मिंग के पीछे आने वाले छात्रों को कोई अनुभव ही नहीं मिल पाएगा। वाइस प्रिंसिपल शिया शा ने चिंता जताते हुए कहा। इस पर ची शुआनतियन ने ठहाका लगाया और कहा, अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसमें किसकी गलती है? उनसे किसने कहा था कि कमजोर बनो और धीरे चलो? ची शुआनतियन, हमारी अकेडमी का मकसद हर एक छात्र को मजबूत बनाना है, ना कि सिर्फ तुम्हारे एक छात्र को सब कुछ हड़पने देना। तो फिर क्या करूं? अभी जाकर उसे बाहर खींच लाऊं क्या? और उससे कहूं कि भाई तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है? उन दोनों की इस बहस के बीच किसी और की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी साओ हुंगशो ने मामला शांत करते हुए कहा, बस करो अब। जिसमें मारने का दम है वो मारेगा, इसमें किसी और को दोष नहीं दे सकते। शिया शा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। ची शुआनतियन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर दूसरी मंजिल में राक्षसों का लेवल 5 से 15 के बीच था और वो ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन 10 गुना ज्यादा ताकत वाली मेरी कीड़ों की सेना के आगे वो भी कुछ नहीं थे। मेरे कीड़ों की काली आंधी ने सीधा हमला बोल दिया और मैंने एक झटके में पूरी दूसरी मंजिल का भी सफाया कर दिया। मुझे 3 घंटे से भी कम समय लगा। रास्ते में आने वाले हर एक राक्षस को मैंने जड़ से मिटा दिया था। बेस कैंप में बैठे किंग लेवल के 20 टेमर्स तो उसे पागल कहने लगे। ये प्रतियोगिता तो जैसे खास उसी के लिए बनी थी। वो तीसरी मंजिल में भी पहुंच गया और ली झेन और लुओ चियानशु अभी अभी दूसरी मंजिल में घुसे हैं। थंडर किंग ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे छात्र का ये जो तरीका है ना, इससे बाकी छात्र अपनी ताकत कैसे बढ़ाएंगे? ची शुआनतियन अपनी जगह से खड़ा हुआ। लाओ ली, जो खुद नहीं कर सकते उस पर जलना बंद करो। सीधे सीधे कहो ना कि अंगूर खट्टे हैं। अगर तुम्हें इतनी ही खुजली है तो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद अपने छात्र को मेरे छात्र से भिड़ा कर देख लेना। अरे मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने का। उन ढेरों कीड़ों को मारने के बारे में सोचकर ही मुझे थकान हो रही है। तभी साओ हुंगशो ने कड़क आवाज में कहा, सब लोग शांत हो जाओ। सू मिंग जैसा 20 टेमर, जब उसका लेवल बढ़ेगा तो वो अकेला ही पूरी सेना के बराबर होगा। खूंखार राक्षसों से लड़ते हुए हम अक्सर इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास 20 टेमर्स की गिनती बहुत कम है। खूंखार राक्षसों से लड़ते हुए हम अक्सर इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास 20 टेमर्स की गिनती बहुत कम है। वू नियन ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। बड़े स्तर की लड़ाइयों में सू मिंग के ये कीड़े बहुत बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। राक्षसों की इस गुफा में घुसे हुए 6 घंटे बीत चुके थे। ज्यादातर लोग अब दूसरी मंजिल में पहुंच गए थे। अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता हुआ यू मिंग भाई बहुत निराश था। उसने कहा, ये सच में बहुत अजीब है। हम सब एक साथ ही तो अंदर आए थे, फिर सू मिंग अचानक से कहाँ गायब हो गया? मैं तो सोच रहा था कि उसके पीछे पीछे रहकर कुछ फायदा उठा लूंगा। उसकी ये बात सुनकर बाकी साथी उस पर हंसने लगे। उसे क्या पता था कि मैं यहाँ तीसरी मंजिल में तबाही मचा रहा हूँ। क्या मजा आ रहा है। मैंने 2.5 मंजिलें साफ कर दी हैं। मेरा लेवल 1 और बढ़ गया है।
इस राक्षसी गुफा में शिकार करना मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज है। इन राक्षसों में अपनी नस्ल और जादुई ताकत दोनों का असर है। इन्हें मारना तो सच में बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। तीसरी मंजिल में घुसने के बाद भी मेरी रफ्तार कम नहीं हुई। मेरे सामने 15 लेवल से भी ऊपर के राक्षस थे। अगर एक ब्लेड बग काफी नहीं है तो मैं 2 या 3 को भेज देता हूँ। वैसे भी मेरे पास लो लेवल ब्लेड बग्स की कोई कमी नहीं है। इस सू मिंग का बीस्ट स्पेस आखिर कितना बड़ा है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। किंग लेवल बीस्ट टेमर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काओ मुंगशो ने अपना सिर हिलाया। जब से गेम दुनिया के साथ मिला है, इस दुनिया को अब आम तर्कों से नहीं समझा जा सकता। शुक्र है कि सू मिंग हमारे महान जिया का सैनिक है। उसका ताकतवर होना हमारी ही खुशकिस्मती है। चौथी मंजिल के राक्षस गुफा में घुसते ही वो कई कमरों में बदल गई। पहले कमरे में 20 लेवल का एक राक्षसी विशाल सींग वाला गैंडा 50 से भी ज्यादा राक्षसों के साथ वहां पहरा दे रहा था। स्क्रीन पर देखकर सारे लीडर्स हैरान रह गए। क्या वो अकेला ही इन सबसे लड़ने वाला है? इस तरह तो उसके बहुत सारे कीड़े मारे जाएंगे। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे कीड़े पैदा करने की रफ्तार बहुत तेज है। मैं अपने कीड़ों की गिनती 1000 से ऊपर रखता हूँ ताकि मुझे 10 गुना ज्यादा पावर मिलती रहे। मेरे पास अभी भी 6 लॉर्ड लेवल के बीस्ट हैं। इस पावर के साथ अगर असली ड्रैगन भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। मैंने अपने विंग ब्लेड बग्स और ब्लडथिर्स्टी डेमन बग्स को हमले के लिए बुला लिया। तीसरी और चौथी मंजिल के एंट्री गेट पर लेई जेन, लुओ छियानशु और पूरे राज्य के टॉप 10 ताकतवर लोग एक साथ आ गए। चौथी मंजिल पर 20 लेवल से ऊपर के राक्षस हैं जो बिल्कुल बॉस फाइट की तरह हैं। लगता है हमें मिलकर लड़ना होगा। लेई जेन ने देखा कि एक इंसान गायब था। अजीब है, क्या सू मिंग पहले ही चौथी मंजिल पर चला गया है? लुओ छियानशु ने ताना मारते हुए कहा, कीड़ों से खेलने वाला असली राक्षसों को देखकर पक्का अपनी औकात में आ गया होगा। पता नहीं कहाँ छुप कर लड़ रहा होगा। लेई जेन ने उसकी बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ते हुए चौथी मंजिल में घुस गया। हे भगवान, आखिर ये किसने किया है? जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहला बड़ा दरवाजा पहले ही खुल चुका था। जमीन पर ब्लेड बग्स और शील्ड बग्स की लाशें बिछी हुई थी। ये तो सू मिंग के बीस्ट हैं। वो यहाँ पहले ही आ चुका है। जल्दी उसके पीछे चलो। उसने अकेले ही कई बॉस मार दिए होंगे। हमारे लिए तो अब कुछ भी नहीं बचने वाला। लुओ छियानशु ने गुस्से में कहा। उसे बस अपनी गिनती के दम पर पॉइंट्स बटोरना पसंद है। कितना चिड़चिड़ा है वो। इसी बीच मैं अभी भी 23 लेवल के सुपरनैचुरल राक्षस से लड़ रहा था। मैंने अकेले ही 2 बॉस को मार गिराया था। मेरे 200 से ज्यादा ब्लेड बग्स और शील्ड बग्स मारे जा चुके थे। इन राक्षसों का हमला वाकई में बहुत खतरनाक था। 10 गुना ज्यादा पावर होने के बावजूद मेरे कीड़े लगातार मारे जा रहे थे। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, सू मिंग, तुम तो बहुत ही मतलबी निकले। सारे राक्षसों को अकेले ही मार दिया। हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लेई जेन और बाकी लोग मेरे पास आ गए। इसमें तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। आखिर मैं तुम लोगों का इंतजार तो नहीं कर सकता था ना? मैंने बड़े ही शांत अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं तो तुम्हारा थोड़ा बोझ हल्का कर देते हैं। मैंने उन्हें मना नहीं किया। जिसमें जितना दम होगा वो उतने ही ज्यादा राक्षस मारेगा। तभी लेई जेन के पीछे खड़े एक लड़के ने कहा, मैंने देखा कि तुमने पहले ही बहुत सारे मार लिए हैं, तो अब आगे का काम हम पर छोड़ दो। तुम बस यहाँ बैठकर आराम करो। मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, भाई तू है कौन? क्यों हाय चिंग, तुम्हारी तरह मैं भी हाय दू से हूँ। मैंने उसे और लुओ छियानशु को घूर कर देखा। लगता है मेरे टॉप करने से जलने वाला यहाँ सिर्फ एक ही नहीं है। मैंने उसे और लुओ छियानशु को घूर कर देखा। लगता है मेरे टॉप करने से जलने वाला यहाँ सिर्फ एक ही नहीं है। टॉप करने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ताकतवर हो। मेरा 3 हेडेड लान तुम्हारे कीड़ों को ऐसे मसल देगा जैसे चींटियां हो। ओह ऐसा क्या? ठीक है तो मार के दिखाओ। मेरी बात खत्म होते ही एक बेहद खूंखार जादुई जानवर दहाड़ते हुए हमारी तरफ झपटा। तभी लेई जेन बोला, पहले इस जादुई जानवर को खत्म करते हैं। जो इसे मारेगा शिकार उसी का होगा, कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। उन सब के पालतू जानवर हमले के लिए आगे बढ़ गए। मैंने अपने कीड़ों को वापस बुला लिया ताकि वो बीच में न फंसे। वो हाई चिंग ने तंज कसते हुए कहा, बच गया तू। समझदारी इसी में थी, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ता। 3 ताकतवर बॉस लेवल जानवरों के एक साथ हमले से सुनहरे सींग वाला मगरमच्छ टिक नहीं पाया। मेरी आंखों में एक चमक आई और मेरा उड़ने वाला ब्लेड कीड़ा बिजली की तेजी से बाहर निकला। उसकी जबरदस्त रफ्तार और तेज धार ने उस अधमरे मगरमच्छ को सीधे 2 टुकड़ों में काट डाला और चलते चलते उसका जादुई क्रिस्टल निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। सू मिंग, ये क्या बदतमीजी है? हुओ हाई चिंग आग बबूला हो गया। उधर मेरे ब्लेड कीड़े ने भी लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। बस मेरे एक इशारे की देर थी और वो भी 2 टुकड़ों में बच जाता। इस जादुई जानवर को कोई भी मार सकता था, तो मेरे मारने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो इससे लड़ रहा था। तूने आते ही मुझे पीछे हटने को कह दिया। क्या तूने मुझे कोई कमजोर बच्चा समझ रखा है? लेई जेन ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, बस एक क्रिस्टल की ही तो बात है। हमारा असली मकसद इन जादुई जानवरों का सफाया करना है। हुओ हाई चिंग ने चिढ़कर मुंह फेरा और आगे बढ़ गया। लेई जेन ने फीकी मुस्कान के साथ मुझे शांत रहने को कहा। इसके बाद की लड़ाइयों में मैंने कुछ खास जोर नहीं लगाया। मैं उनके पीछे पीछे 5वीं मंजिल के दरवाजे तक पहुंच गया। उधर निगरानी वाले कमरे में वाइस प्रिंसिपल वू नियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये वो हाई चिंग तो पूरी तरह से कबाब में हड्डी है। अपने ही साथी के जानवर पर हमला कर रहा है। असली जंग के मैदान में कोई इसके भरोसे अपनी जान कैसे छोड़ सकता है?
काओ होंगशो ने पोनू किंग की तरफ देखा। तुम्हें इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हमारे दाशिया के होनहार खिलाड़ियों को गलत रास्ते पर मत जाने दो। ये सुनकर पोनू किंग पसीने से तरबतर हो गया। जी हाँ, मुकाबला खत्म होते ही मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। 5वीं मंजिल में कदम रखते ही जैसे ही रोशनी चारों तरफ फैली, सबकी सांसें अटक गईं। वहाँ अंधेरे में अनगिनत जादुई जानवर भरे पड़े थे और उनमें से सबसे ताकतवर का लेवल 20 से भी ज्यादा था। अरे बाप रे, एक लड़के के मुंह से धीरे से हैरानी में निकला। पलक झपकते ही सारे जानवर नींद से जाग उठे। लेई जेन जोर से चिल्लाया, दोस्तों अब अपनी पूरी ताकत लगा दो वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। पलक झपकते ही सारे जानवर नींद से जाग उठे। लेई जेन जोर से चिल्लाया, दोस्तों अब अपनी पूरी ताकत लगा दो वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। मदद जरूर आएगी, मैंने अपने मन में सोचा और मेरे सारे कीड़े एक खूंखार बाढ़ की तरह बाहर निकल पड़े। काओ होंगशो ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग इतना आगे निकल गए हैं। बाकी टीमों को वहां पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो तब तक टिक पाते हैं। लेई वांग बोला, जब तक सू मिंग वहां है गिनती के मामले में वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, मेरे कीड़ों की सेना किसी तेज तलवार की तरह दुश्मनों के बीच चीरती हुई घुस गई। स्क्रीन पर शिकार करने की खबरें पागलों की तरह चमकने लगी। लेई जेन चिल्लाया, भाइयों ऊंचे लेवल वाले जानवरों को हम संभाल लेंगे और छोटे मोटे जानवरों को सू मिंग की कीड़ों वाली सेना पर छोड़ दो। मैं हंस पड़ा, किसने कहा कि मेरे जानवर बड़े दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। मेरे ब्लेड कीड़ों और खून पीने वाले कीड़ों, टूट पड़ो उन पर। वो सीधे 27वें लेवल के बेहद ताकतवर लोहे जैसी हड्डियों वाले भालू पर झपट पड़े। सू मिंग बच के रहना, जादुई रूप लेने के बाद इस भालू की ताकत बहुत खतरनाक हो जाती है। लेई जेन ने मुझे होशियार किया। हुओ हाईचिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मौत को दावत दे रहा है। इसके पास इतने सारे जानवर हैं कि इसे उनके मरने जीने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं गुस्से से भड़क उठा। हुओ हाईचिंग, ये लड़ाई खत्म होने के बाद मैं तुझे अकेले में देखूंगा। अगर तूने फिर से मच्छर की तरह मेरे कान के पास भिनभिनाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तेरे जानवरों को ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर हुओ हाईचिंग चिढ़ गया। उसने जानबूझकर अपने 3 सिर वाले शेर से मेरे ब्लेड कीड़ों पर हमला करवा दिया और बेशर्मी से बोला, ओह माफ करना, यहाँ इतने सारे जानवर हैं तो गलती से चोट तो लग ही जाती है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और तभी एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। अंधेरे में एक खूनी साया तेजी से गुजरा और सबसे आगे दौड़ रहा 3 सिरों वाला शेर सीधा हवा में उछल गया। उसके 3 में से 2 सिर बेरहमी से काट दिए गए। 3 सिरों वाला शेर दर्द से तड़पते हुए चीखने लगा। वो अब लगभग खत्म हो चुका था। 3 सिरों वाला शेर, लेई जेन हैरानी से चिल्लाया, ये तो लॉर्ड लेवल का खूंखार दरिंदा किंग यू डेमन वुल्फ है। इतने ऊंचे लेवल का मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ सकता है। मॉनिटरिंग रूम में बैठे सभी लोग झटके से खड़े हो गए। ये अचानक लॉर्ड लेवल का किंग यू डेमन वुल्फ कैसे बन गया। ची शुवांतियान ने समझाते हुए कहा, शायद इस किंग यू भेड़िए पर शैतानी गुफा का असर हुआ है जिसकी वजह से इसका ब्लड लाइन इवॉल्व हो गया है। वू नियन ने घबराते हुए कहा, लेवल 30 का लॉर्ड मॉन्स्टर, वो लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे, तुरंत रेस्क्यू टीम भेजो। चाओ होंगशो ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको, पहले देखते हैं कि ये नौजवान इस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं।